के हवाले से सुनते हैं तो हमारे जहन में आता है कि इबादत, अच्छा इससे मुराद तो सिर्फ नमाज है। ऐसा नहीं है। हर वो काम जिससे अल्लाह खुश हो जाए इबादत है। उसमें चैरिटी भी है, उसमें बड़ों का एहतराम है, छोटों से शफकत है, बीवी के साथ हुस्न सलूक है, बहन भाइयों के साथ हुस्न सलूक है। ये इबादत है, आपको सवाब मिलेगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए हमें पैदा किया है, इसीलिए पैदा किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आलम रंगूबू में तशरीफ़ लाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की इबादत करो, गैरुल्लाह की इबादत ना करो। हमने अगर झुकना है तो अल्लाह के हुजूर झुकना है। लेकिन उन इबादतों में एक अफजल तरीन इबादत जो है वो नमाज है, ये आप कह सकते हैं। लेकिन नमाज के अलावा और भी बहुत सी इबादतें हैं जो हमने करनी है, जो हम करते नहीं। अब नमाज पढ़ ली तो अब इसका मतलब ये नहीं कि भाई नमाज पढ़ ली इबादत होगी, अब मैं शुद्ध बेगुनाह हूँ, अब जो चाहूँगा करूँगा, ऐसा नहीं। बल्कि अभी बहुत से अहकामात बाकी हैं। ये भी तो इबादत है ना कि रिस्क हलाल कमाना, हराम से इज्तिनाब करना, ये भी इबादत है। और बाकायदा इसको इबादत कहा गया, इसको इबादत कहा। तो याद रखें कि इबादत का मफहूम जो हमने समझ रखा है ऐसा नहीं है। इबादत का जो मफहूम है वो बहुत ज़्यादा वसी है। और वो मैं आपको एक लाइन में बता चुका हूँ कि इबादत हर उस काम को कहते हैं जिससे अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। हाँ, इतना ज़रूर है कि कुछ ऐसी इबादतें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं कि जिनका करना ज़रूरी है। मतलब कि कुछ इबादतें ऐसी हैं जिनका करना ज़रूरी है और कुछ ऐसी बातें हैं कि ना भी करें तो हम अल्लाह की बारगाह में जवाब देंगे, लेकिन हमें करनी चाहिए, क्योंकि वो करेंगे तो उसका सवाब, उसका अजर हमें मिलेगा। जैसे कि आप अभी देख लें कि चैरिटी है, ठीक है। अब इस वक्त हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, ठीक है, इसका अपना कोई कारोबार नहीं है, ये हमारी चैरिटी से इदारा चलता है, ठीक है। अब एक चैरिटी है जिसको हम बोलते हैं ज़कात, और एक चैरिटी वो है कि जो हम वैसे ही निकालते रहते हैं। अब ज़कात भी उस पर लाजिम है जो साहिब निसाब होगा, जो साहिब इस्तात होगा। अब जो साहिब निसाब नहीं है, 7.5 तोले सोने, 12.5 तोले, जो एक निसाब भरा हुआ है ना, जो उस क्राइटेरिया पर पूरा उतरेगा वो ज़कात देगा, अदरवाइज ज़कात नहीं देंगे। मतलब कि उन पर शरअन लाजिम नहीं। और एक वैसी चैरिटी है कि इंसान वैसी खैर व बरकत के लिए निकालता रहता है। अब ये जो चैरिटी है ना दूसरी वाली, अब इसका करना ज़रूरी नहीं है, इसको कहते हैं सदका नाफिला, ठीक है। अगर आप करेंगे तो इसका सवाब इतना मिलेगा कि आप कहेंगे यार काश मैं अपनी सारी दौलत जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के नाम कर देता, अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देता, अगर मुझे पता होता कि मरने के बाद जन्नत में मुझे ये नेमतें मिलनी हैं। क्योंकि जन्नत में दराजात हैं, जन्नत में दराजात होंगे। जितना अच्छा अमल इंसान ने किया होगा उसी के हिसाब से उसको लेवल मिलेगा, उसी के हिसाब से उसको मंजिल मिलेगी, उसके हिसाब से उसको मकाम मिलेगा। तो काश मेरा हम सब का ये ज़हन बन जाए कि हमारा फोकस सिर्फ आखिरत हो। दुनिया जो है ना, दुनिया याद रखिएगा, दुनिया में हम किसी को खुश करने नहीं आए, हम अल्लाह को खुश करने आए, ठीक है। तो इस वजह से फोकस सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात रखें, अल्लाह के नबी की ज़ात रखें कि हमने अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी। बस अगर दुनिया नाराज़ हो जाए लेकिन अल्लाह और उसके रसूल खुश हैं तो इसका मतलब आपको खुश रहना चाहिए। लेकिन अल्लाह उसके रसूल नाराज़ हैं और दुनिया खुश है तो इसका मतलब यह है कि आप बेकार हैं। तो आपका फोकस जो है इबादत होनी चाहिए। और रही दूसरी बातें वो मैं बता चुका हूँ कि कारोबार करना, जॉब करना, ठीक है ना, पढ़ाई वगैरह ये ज़रूरी है, लेकिन ये हमारा मकसद नहीं है। हम भी पढ़ते हैं रात दिन, हमारा यही काम है, लेकिन हमें पता है कि ये ज़रूरत है, मकसद नहीं है। और बेहतरीन इंसान वही है कि जो ज़रूरत को ज़रूरत के मकाम पे रखता है और मकसद को मकसद के मकाम पे रखता है। लेकिन जब आप ज़रूरत को मकसद का और मकसद को ज़रूरत का मकाम दे देते हैं ना, तो फिर यहाँ पे मामला गलत हो जाता है, तरतीब गलत हो गई। जिस तरह हम अपनी लाइफ की तरतीब बनाते हैं कि सुबह मैंने ये करना, दोपहर को ये करना, शाम को ये करना, रात को ये करना, रात के इतने बजे मैंने सो जाना। जिस तरह एक तरतीब बनाई जाती है और कहा जाता है कि इंसान अगर तरतीब के साथ ज़िंदगी बसर करे तो वो कामयाब होगा, इसी तरह इसकी भी एक तरतीब है जो अल्लाह तबारक व तआला हमें अता फरमाए। अगर उस तरतीब के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाब होंगे।
अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता मैसेज आएगा नहीं, मेरा आपके पास नंबर, मेरे पास आपका नंबर नहीं था। ये मसला हम इंशाल्लाह कर लेते हैं, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सब खैरियत से हैं माशाल्लाह। क्लासें कैसी जा रही हैं? कोई फीडबैक? तेज चल रहे हैं या स्लो चल रहे हैं? तेज चल रहे हैं, सही। कोई और स्लो चले फिर या सही स्पीड? अच्छा, फॉर्म इनपुट में जो हमने पढ़ा था, हमने 2-3 फॉर्म में, जैसे मैंने 2-3 फॉर्म इनपुट ही लगा के दिखाए थे, जिसमें से एक टैक्स था, ईमेल था, पासवर्ड था और बस यही था ना मैंने, और एक फाइल टाइप की लगा दी थी मैंने। उसके बाद मैंने असाइनमेंट में आपको टेक्स्ट एरिया भी दिया था, रेडियो बटन भी दिया था, चेक बॉक्स भी दिया था। तो उसमें किसी को प्रॉब्लम हुई या कर लिया है सबने? सबने कर लिया जी? कोई प्रॉब्लम? टेक्स्ट एरिया का तो बाद में बना किया था, लेकिन लिस्ट से बना दिया। अच्छा अच्छा, सही। सही सही। स्क्रॉलिंग वाला कौन सा? जो कमेंट वाला था, हाँ हाँ हाँ। किसी ने ऐसा नहीं किया इनपुट के अंदर हाइड लगा दियो ज़्यादा? ठीक है, हम आज देख लेते हैं कुछ टाइप लगा के। उसके बाद इनपुट के फॉर्म के चैप्टर के बाद हमारा कौन सा चैप्टर है मालूम है किसी को? ऑडियो वीडियो शायद, या कोई और? मेरा ख्याल डिव वगैरह नॉर्मल इंफॉर्मेशन है। तो इस वीक हम HTML ख़त्म कर देंगे। आज वेडनेसडे है ना, वेडनेसडे फ्राइडे, 2 दिन बहुत होते हैं। क्या? हाँ दिया था। ये हमारा कोड था। हमने टेबल के अंदर इनपुट लगाए थे, 2 कॉलम बनाए थे, एक रो के अंदर, दूसरी रो के अंदर भी हमने कॉलम बनाए थे, सही। तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन थी? ठीक है, जिसको थी भी वो प्रैक्टिस करेगा तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। बाकी आपको फ्लो समझना है कि कहाँ पे टैग क्लोज होता है, कहाँ पे ओपन होता है, और उसके अंदर टैग हम रख के किस तरह उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, मेन काम फॉर्मेटिंग ही है कोडिंग में, और जो लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं वो ना करें। मैं ये वाला कोड हटा दूँ? एक्सप्लेन की जरूरत तो नहीं है ना? सबमिट बटन भी लगाया था मैंने, और इनपुट के अंदर हमने कुछ एट्रीब्यूट्स भी पढ़े थे, लाइक कौन से? रिक्वायर्ड वाले और प्लेस होल्डर। इसके अलावा कोई एट्रीब्यूट, एलिमेंट और टैग का बेसिक डिफरेंस क्या होता है? टैग आप बोल लो H1, ठीक है, ये टैग H1 ओपनिंग, क्लोजिंग और बीच का कंटेंट, ये पूरा मिलके एक एलिमेंट बन रहा है। कोई डेफिनेशन भी तो उसकी क्या डिफरेंस होती है? सही है, बता देते हैं, वो गूगल से भी देख लेते हैं। ठीक है, और तीसरा क्या पूछा आपने? एट्रीब्यूट। टैग के अंदर जो चीज़ होती है यहाँ पे, जो कि प्रॉप डिफाइन करती है, जैसे कि प्लेस होल्डर था या रिक्वायर्ड था या आईडी थी, ये सारी चीज़ें आती हैं एट्रीब्यूट्स में, सही। अब फॉर एग्जाम्पल ये एक डेस्क है पूरी सेटअप है, इसको आप बोलोगे सेटअप, ठीक है, ये आपका हो गया एलिमेंट। अब इसके अंदर डेस्क है, एक टैग, उसके अंदर एट्रीब्यूट क्या है? ये पीसी हो गया, मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, ये सारी चीज़ें उसको चलाने के लिए हैं, जो कि असल मकसद है। ठीक है, टैग तो टैग है, उसमें आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपने बताया ये वाला काम करना है तो उससे ये हो गया। बाकी अच्छा, पूरी क्लास में मेरे ख्याल कितने स्टूडेंट हैं? 60 होंगे या कम होंगे? 60 के अराउंड होंगे।
उनमें से अगर 4-5 को भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर कर लें। लाइक ये समझ नहीं आ रहा, कोई चीज़ ऐसी हो। हाँ आ जाइए। सर वो जो जेंडर वाला था जिसमें मैं बॉर्डर करने को सर उसमें सर्कल के अंदर जब मैं क्लिक करें तो वो ब्लैक होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा? दिखा देता हूँ। ठीक है भाई, चेक बॉक्स, रेडियो और कौन सा सेलेक्ट बॉक्स, ये सारे हम ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, हमने बनाया फॉर्म का टाइप, फॉर्म। अच्छा कर रहा हूँ। अच्छा, फॉर्म के अंदर में आया, मैंने कहा मुझे आना था इनपुट टाइप रेडियो। सर रेडियो की हाँ, रेडियो क्यों यूज़ होता है बता रहे कोई? रेडियो सुनने के लिए नहीं। सेलेक्ट करने के लिए तो चेक बॉक्स भी यूज़ होता है। चेक बॉक्स मल्टीपल और रेडियो बटन सिंगल, यही डिफरेंस है। मतलब अगर आपको जेंडर सेलेक्ट कराना है तो जाहिर सी बात है आप एक ही जेंडर हो गए, फीमेल और मेल एक साथ नहीं हो सकते, तो रेडियो बटन का यूज़ होगा। ठीक है, अब अगर आपको डे सेलेक्ट करने हैं या कोई डिशेस मेन्यू सेलेक्ट करना है, वो आप मल्टीपल खा सकते हो, एक की पाबंदी नहीं है। बिरयानी मंगाओ, टिक्का ही मंगाओ, कुछ भी मंगाओ, वो आप चेक बॉक्स यूज़ कर लोगे। ठीक है, यही डिफरेंस है। तो अब हम कैसे पता चलेंगे कौन सा सेलेक्ट हो गया? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बनाता हूँ, क्या थी हमारी इनपुट, ये रेडियो, क्या चीज़ डिफरेंस है बस। अच्छा, आईडी क्या होती है तो बताए ना? आईडी इज इक्वल टू आईडी कार्ड। ठीक है, जैसा आप लोग आईडी कार्ड है, सबका डिफरेंट रोल नंबर, इनका भी यही होता है कि हर टैग को आप एक डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन दे दो, जैसे कि CNIC होता है। और मैंने इसको बोल दिया आप रेडियो, अभी मुझे टैग की ज़रूरत नहीं, आईडी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इसका नाम दे सकता हूँ ABC, भले यूज़ करूँ ना करूँ। इसी तरह क्लास होती है, उसका भी सेम काम होता है, लेकिन क्लास मल्टीपल हो सकती हैं। जैसे कि आप लोग एक क्लास के अंदर मल्टीपल लोग हो, इसी तरह क्लास भी एक ही क्लास मल्टीपल इनपुट्स पे लगाई जा सकती है, मल्टीपल चीज़ों पे लगाई जा सकती है। ये शेयर देखो है वहाँ। टाइप का डिफरेंस है रेडियो। अगर हम यहाँ आए, इन्होंने रेडियो बटन कैसे बनाया हुआ है, पहले तो एक काम करता हूँ, बकेट देखे मैं इसको चलाता हूँ। ये आ गया रेडियो, क्लिक करने पे ये हो भी रहा है, लेकिन मुझे क्या पता चले कि क्या है। मैं ऊपर लगा देता हूँ P, या फिर आप बोल लो लेवल। लेवल मैंने बोल दिया जेंडर। फॉर क्या होता है, किसी ने घर जाके पढ़ा, आदत करने पड़नी। अच्छा, इनपुट के साथ मैंने लिख दिया मेल। अच्छा, इसके साथ ही मैंने इसको ठीक है, इसको चला के देखते हैं। ये एक ही लाइन में आया, अगर मुझे इसको डिफरेंट लाइन में लाना हो तो अलिफ आ गया ना, हाँ अलिफ लिखा, पता नहीं कहाँ से आया, नहीं P, इसका अगर हम डाल देते हैं P के अंदर तो अच्छा आईडी पढ़ ही लेते हैं।
और इसके आगे मैं लिख देता हूँ फीमेल। चलिए ये वो भी था। अच्छा इसको भी मैं p के अंदर डाल देता हूँ और p का टाइप क्लोज करता हूँ इनपुट और ये मेरी वैल्यू के बाद सही। अब जेंडर के अंदर मैंने आईडी दी है और यहाँ नेम दिया है, खाली है। इसका मतलब अगर मैं आईडी इसको दे दूँ जेंडर, इसको भी दे दूँ जेंडर, और यहाँ जो मेरा लेबल है इसमें आपने देखा था फॉर आ रहा था, फॉर का मतलब क्या होता है, किस लिए, किसके लिए, ऐसा ही मैंने इसको बोल दिया फॉर जेंडर, क्योंकि आईडी हमारी आईडी कार्ड है, हम जिसको भी बुलाना चाहेंगे तो उसका आईडी कार्ड कॉल करेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको बोल दिया फॉर जेंडर। तो इस तरह काम करता है। जब आप लेबल यूज़ करोगे किसी इनपुट टेक्स्ट में या इनपुट पासवर्ड में, तो जब आप लेबल के लिए करोगे आपको इनपुट फोकस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसको हम ट्राई करते हैं। देखो मैंने क्लिक किया जेंडर पे, मेल खुद ही सेलेक्ट हो गया। क्यों? अगर इसको ऊपर रखूँ फीमेल को तो अब जेंडर क्लिक किया फीमेल सेलेक्ट हो गया, सही। तो मतलब ये काम कर रहा है, फॉर क्लिक कर रहा है। जेंडर दोनों है लेकिन ये पहले वाले को क्लिक कर रहा है। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेबल दे दो फीमेल को, बंदा फीमेल को क्लिक करे और इनपुट चल जाए। अच्छा अब यहाँ पे देखिए दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब ये गड़बड़ है, हमें एक सेलेक्ट कराना है। अब इसको कैसे पता चलेगा कि एक सेलेक्ट कराना है? नेम देना पड़ेगा, क्योंकि जब नाम एक होगा तो पता चल जाएगा कि ये एक ही बंदे की बात होगी। हमने यहाँ बोला जेंडर जेंडर। अब मैं फीमेल को कर रहा हूँ, यहाँ करता हूँ यहाँ रहता है, यहाँ करता हूँ यहाँ रहता है, ठीक है, सिंपल था। अब बताएं कि यहाँ कौन ऐसा है जिसको समझ नहीं आए, शर्माई नहीं, जिसको प्रॉब्लम हो पूछ ले। सबको क्लियर है? ठीक है। मैंने यहाँ लगाया HR अच्छा HR लगाया। अब मैंने यहाँ लिख दिया मेन्यू, डिनर मेन्यू। इसको मैं फॉर्मेट नहीं देता, मुझे ज़रूरत नहीं। आईडी नेम मैं दे देता हूँ इसको मेन्यू। अच्छा टाइप मेरी हो गई क्या? चेक बॉक्स। कोई स्टाइल करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिंपल से एक काम किया उसी से सब हो गया। अब मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ फीमेल को, सॉरी और अब मेरे दोनों चल रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक और है, कौन सी? सेलेक्ट। इसके अलावा कोई है? सेंड टेक्स्ट एरिया, ऐसे ही। तो हम लगा लेते हैं सेलेक्ट। बंदा फोन ही खाना कह रहा था, मैंने कहा खवातीन भी आ गई पढ़ने। ऑप्शन अच्छा सेलेक्ट क्या होता है? ड्रॉप डाउन। जैसे कि मैंने बोल दिया कोर्स सेलेक्ट कोर्स, इसके अंदर लिख दिया मैंने वेब एंड मोबाइल ग्राफिक। और फिल्टर और कुछ IoT
बाय डिफॉल्ट ये सेलेक्ट हुआ हुआ है, ये हम यहाँ लिख देते हैं सेलेक्ट कोर्स, ये लिख देते हैं स्पैन के अंदर स्पैन स्पैन मालूम है आप लोग क्या होता है? हाँ स्पैन स्पैन हो गया, डिव हो गया, ऐसे बहुत सारे मार्की हो गया, ऐसे बहुत से टैग हैं जो कि बुक में नहीं बताए। स्पैन या बिल्कुल एंड में बताया। स्पैन क्या करता है, कोई भी टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट जो होता है वो स्पैन होता है, ठीक है। स्पैन आप लगाओगे तो ना उसमें मार्जिन आएगी ना पैडिंग आएगी, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट आएगा, उसको आप स्टाइल कर सकते हो। हाँ अगर आपको एक ही लाइन में पूरा घेरवाना है टेक्स्ट, और क्योंकि पी ये होता है ब्लॉक लेवल है तो पूरी विड्थ देता है और थोड़ी सी मार्जिन नीचे भी देता है ऊपर भी देता है, इसी तरह H1 भी थोड़ी मार्जिन नीचे भी देता है। अब मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैंने नहीं लगा, ठीक है। तो ये स्पैन हो गया, आप लोगों को लिखने आता है पी की जगह स्पैन। और स्पैन इंग्लिश में किसको बोलते हैं? फ्राई पैन तो हमें पता है। स्पैन की अगर इंग्लिश में डेफिनेशन देखें बहुत सारे मतलब है। जब आप जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तब मैं ये चीज़ आपको बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट में बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि जैसे हिडन है, बल्कि रुको जैसे स्टैश का मतलब भी हिडन जैसा है, लेकिन आप लोगों ने ज़्यादातर सुना नहीं होगा स्टैश वर्ड, लेकिन है ये इंग्लिश का नॉर्मल वर्ड। तो बहुत ऐसे वर्ड होते हैं जो हमें समझ नहीं आ रहा था क्या मतलब है, लेकिन अगर इसका उर्दू तर्जुमा पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। टेक्स्ट एरिया, ये तो हमने लगा लिया। सेलेक्ट बॉक्स कितना इजीली लगा वो आप लोगों ने देख लिया। अगर मैं चाहूँ वेब एंड मोबाइल नहीं हो सेलेक्ट, बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो IoT, तो मैं यहाँ लगा दूंगा सेलेक्टेड, सही। जहाँ सेलेक्टेड लगाया वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हुआ आ गया, बाकी हम उसको चेंज भी कर सकते हैं बहुत अगर ईजी। हम ये नहीं करना चाहें और हम शुरू से मतलब ऑप्शन डालना चाहें, जैसे हम उसमें लिख रहे थे कि सेलेक्टेड नहीं लगा, सही है। उसको नहीं बोलोगे भैया ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर दो, या सबसे पहले वाला आप लगा दो, या सबसे पहले वाला जो है वेब एंड मोबाइल की जगह आप लगा दो सेलेक्ट। तो यहाँ सेलेक्ट कोर्स आ गया, यहाँ जो बंदा क्लिक करेगा वो आ जाएगा, सही। लास्ट क्लास में बताया था रिक्वायर्ड। अगर मैं यहाँ पे फॉर्म के अंदर ही बटन लगा दूँ और बटन में लिख दूँ सबमिट, और यहाँ सबमिट करना चाहूँ तो ये चल रहा है इसका। अगर मैं यहाँ पे आके इनपुट में यहाँ लिख दूँ रिक्वायर्ड, इधर भी लिख दूँ रिक्वायर्ड और यहाँ ट्राई करूँ सबमिट, तो ये मांग रहा है प्लीज सेलेक्ट वन ऑफ दिस ऑप्शन। मैंने सेलेक्ट किया, अब सबमिट हो गया, ठीक है। जहाँ आप रिक्वायर्ड डाल देंगे वो चीज़ आपकी मैंडेटरी हो जाएगी कि ये मस्ट बी फिल्ड नॉट एम्प्टी, ठीक। टेक्स्ट एरिया रहता है हमारा, टेक्स्ट एरिया हम इधर ऊपर ही लगा लेते हैं। हमने लगाया है चार्ट और टेक्स्ट एरिया, जैसे मैंने इसको बोल दिया लेबल। अच्छा फॉर हमने पढ़ा कि ये जो फॉर है ये होता है आईडी के लिए। अगर यहाँ जेंडर पे क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा जिसकी आईडी की। अच्छा हम यहाँ आते लिखते हैं कमेंट सेक्शन, कमेंट्स, और टेक्स्ट एरिया का इसी तरह लिखा जाता है ये पूरा पे। टेक्स्ट एरिया का आप वही और सेल्फ क्लोजिंग भी कर सकते हो, जो कि नहीं हो रहा।
बॉक्स का और बनाना। एक तो ये फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। दूसरी बात ये कि इसमें आप रॉज बता सकते हो कि कितनी रॉज है। मैंने बोला 20, तो इसने इसको 20 का कर दिया। ये 20 लाइन लिख सकते हो आप इसमें। मैंने कहा इसको 5 हो गई। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई जा सकती हैं। इसका अगर मैं चाहूँ फुल विद देना तो मैं स्टाइल का टैग हर टैग के अंदर हम स्टाइल का टैग लगा सकते हैं। स्टाइल कैटेगरी इसको मैंने कहा विद 100% हो गया। अगर मैं इसको बोलूँ 90%, 95, सही। अब ये चैप्टर हमारा क्लोज हो गया, ठीक है। इसमें कोई ऐसी चीज़ जो समझ नहीं आई हो, कोई क्वेश्चन? इसमें अलाइन काम करेगा? अलाइन, पूरा वर्ड अलाइन क्या चीज़? सर अलाइन जो एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, हाँ बिल्कुल करेंगे। पिक्सेल्स के लिए फिर पिक्सेल्स बताते हैं कि जो है आपको 200 पिक्सेल्स का 300 पिक्सेल्स का अलाइन करेंगे। जैसे इसमें ये होता है हाइट आप बता दो 200 पिक्सल है, 300 पिक्सल है। फिर ये बता सकते हो कि लेफ्ट से कितनी मार्जिन देनी है, इतने पिक्सल, ये भी करता है। फिर आप ये कर सकते हो कि टेक्स्ट लाइन राइट करना है, लेफ्ट करना है। जैसे कि अगर मैं मेरा ये सब कुछ लेफ्ट साइड पे बाय डिफॉल्ट, क्योंकि इंग्लिश स्टाइल कॉपी आपकी लेफ्ट से शुरू होती है। अगर आप इसको करना चाहो कि बॉडी के अंदर आओ और बॉडी को स्टाइल दो और बोलो भाई बैकग्राउंड कलर आप कर दो ज़रा टोमेटो, ठीक है। और जो मेरा टेक्स्ट आप कर दो टेक्स्ट अलाइन राइट हो गया। और इसको अगर सेंटर करना चाहें तो सेंटर, सही है। बहुत सिंपल है CSS। इसके अलावा एक और चीज़ दिखाता हूँ। अब जैसे ये है आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा टेबल, ये H1 इसके अंदर में आया। मैंने कहा स्टाइल क्या लगा, स्टाइल आप इसको बोल दो ट्रांसफॉर्म, रोटेट और 50 बल्कि 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गई, सही। इसमें हमारे पास हर चीज़ कर सकते हैं हम। आज की क्लास में कुछ CSS पढ़ना चाहेंगे? HTML तो आसान है ना, किसी को इसमें मसला तो नहीं है कि टाइप कैसे याद रहते होंगे या कोई ऐसी बात नहीं, बिल्कुल सिंपल है। तो हमें मसला नहीं होगा CSS पढ़ने में। और हमारी HTML ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। मैं ज़रा चैप्टर देख लेता हूँ, रिपीट कर लेता हूँ कि क्या क्या रह गया है। और बटन में मैंने आपको बताया था, बटन की भी टाइप होती है, आप सबमिट कर दें और बटन से हम इंशाल्लाह देखेंगे ऑन क्लिक वगैरह सब लगाएंगे। बटन एंड हेडिंग कंट्रोल्स। अच्छा, बटन के अंदर आपने देखा जैसे कि मैंने लगाया, लिखा था सबमिट, ये लिखा बटन के अंदर सबमिट। ये क्या है? टेक्स्ट है। अगर इस टेक्स्ट की जगह में लगा दूं इमेज तो नहीं पड़ेगी। मैं अगर यहाँ सर्च करूँ टेक्स्ट आइकन्स, अब ये स्टार को मैंने सेलेक्ट किया, ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, चलेगा नहीं चलेगा? चल जाएगा, सही। आगे इसी तरह आप इमेजेस भी लगा सकते हैं, हर जैसा कुछ कर सकते हैं। हाँ सबमिट हटा सकते हैं।
और अगर बटन को स्टाइल देना हो तो मैं यहाँ बोला स्टाइल बैकग्राउंड कलर, सही है। और ये क्या है, ये जो खिड़की जैसा आ रहा है ये क्या है, इसको बोलते हैं बॉर्डर। तो इसको हमने कहा बॉर्डर नन गाइड। अब इसके नीचे स्पेस देनी है तो इसको हमने बोल दिया 5 पिक्सल। हाँ, सिर्फ नीचे से देना है तो हमने पैडिंग बॉटम 1 px 2 px 3 px। अगर इसके बॉर्डर्स राउंड करने हैं तो उसको बोलते हैं हम बॉर्डर रेडियस 5 px। ठीक है, इजीली हमने कुछ भी स्टाइल कर दिया और इजीली हो जाता है। सर हिडन क्या चीज़ है? हिडन कहाँ पे हिडन? इनपुट टाइप हिडन, नेम बुकमार्क्स वैल्यू लिरिक्स। अच्छा, इन्होंने एक बटन बनाया है ये जहाँ इन्होंने वैल्यू लगाई है ना, वैल्यू की जगह दूसरी चीज़ आती है, लिरिक्स लगा दी। इसकी मैं एग्जांपल आपको कैसे दूँ? जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, उसमें कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो कि आपको बाय डिफॉल्ट चाहिए यूज़र से ही, लेकिन यूज़र को नहीं दिखाना। जैसे यहाँ लिखा है ना इन्होंने, दे अलाउ वेब पेज ऑथर टू ऐड वैल्यूज टू फॉर्म्स दैट यूज़र कैन नॉट सी, लेकिन एंड दे स्टिल एग्जिस्ट। अगर आपने एक वैल्यू लगा दी कि भाई इनपुट टाइप हिडन, वो शो नहीं होगी। उसका नाम आपने रख दिया स्टूडेंट इंस्टीट्यूट और उसकी वैल्यू के अंदर आपने लिख दिया SMIT। तो जब भी फॉर्म सबमिट हो तो उसकी वैल्यू इंस्टीट्यूट की वैल्यू हमेशा आएगी SMIT, लेकिन वो आपको लिखने की आपको दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी SMIT हैं। तो ये करके दिखाऊँ क्योंकि आपको नज़र तो नहीं आएगा, बस समझाने का था, मैंने समझा दिया। क्योंकि यूज़र को वैल्यू भी चाहिए जो पेज होता है। जैसे अगर मैं अपना फॉर्म भरवा रहा हूँ, मुझे आपके जरिए एक वैल्यू भी चाहिए, लेकिन आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत ना हो। तो मैंने लिखा दिया कि इंस्टीट्यूट और उसमें SMIT लिख दिया, मुझे पता है आप SMIT के ही हैं। या तो नाम हिडन करना, क्या अपनी कंपनी या वगैरह का नाम हिडन करना। हाँ बिल्कुल, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है यूज़र को दिखाने की, वो चीज़ एडिट कर दो, लेकिन स्टिल आप उसकी वैल्यू गेट कर सकते हो। कुछ और नाम यूज़ करो। हाँ, वो चेंज ना कर वैल्यू, क्योंकि बाज़ औक़ात APIs के अंदर डेटा हमें भेजना होता है, लेकिन अब हम चाहेंगे पेज में फालतू चीज़ें शो ना हो, क्योंकि भाई अब सबको ही जब एक ही चीज़ सेलेक्ट करनी है। अब मैं अगर कराची का इंस्टीट्यूट खोल रहा हूँ, मुझे पता है कराची का ही स्टूडेंट होगा, तो मतलब सिटी वैल्यू हमेशा कराची होगी, लेकिन मुझे ये नहीं चाहता मैं कि यूज़र सेलेक्ट करे कराची, क्योंकि जिनको फॉर्म दिया वो भी सारे कराची वाले हैं। तो इस तरह की चीज़ों को हम हेडिंग कर देते हैं और वो स्टिल हम उसकी वैल्यू देख रहे होते हैं कि आ गई। लेबलिंग फॉन्ट कंट्रोल्स, लेबल का मैंने बता दिया कि लेबल किस में काम आता है, किसी चीज़ को नेम करने के लिए। जैसे कोई इनपुट पासवर्ड है, तो पासवर्ड तो है, प्लेस होल्डर तो हमने लिखा था, लेकिन ऊपर भी अगर हमें लेबल लगाना है तो हमने लेबल लगा दिया, P की जगह लेबल लगा दिया, और उसके अंदर फॉर का एट्रीब्यूट होता है और वो उसके अंदर हमने डाल दी ID, जो ID हमने इनपुट को दी थी। अच्छा, ये फॉर की ID, फॉर और जो है ना ये लेबल, ये बड़ा काम है। सब चीज़ें डिपेंड है यूज़ केस के ऊपर। फॉर एग्जांपल, आपने अक्सर देखा होगा वेबसाइट के अंदर या एलेक्स के अंदर भी एक बॉक्स बना हुआ होता है जिसमें प्लस का निशान होता है, उस पर आप क्लिक करते हो तो आपकी फाइल खुल जाती है, मतलब फाइल सेलेक्ट करनी, इमेज अपलोडर। देखे आपने इमेज अपलोडर? बड़े बड़े बॉक्स होते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप वाले भी होते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ चाहूँ, बड़े गौर से देखिएगा, इमेज अपलोडर
गिव। असाइनमेंट सबमिट करने में भी ऑप्शन वही आता है। हाँ बिल्कुल। जैसे ये तो खूबसूरत लग रहा है, तो अभी इमेज एडजस्ट करते हैं और हम लगा देते हैं ऊपर आते हैं HR, हमने बोला इमेज के अंदर कौन सा एट्रीब्यूट है, SRC का, उसके अंदर हमने डाल दी लिंक। ज़रा चेक करते हैं, इसको हाइट विड्थ देख के बताते हैं। हाइट 100 पिक्सल सही। अब मैं चाह रहा हूँ इस पर क्लिक करने पे क्या हो, इमेज सेलेक्ट हो। अब ये तो कोई फाइल टाइप नहीं है इमेज, अब मैं इसमें कैसे लगाऊंगा? एंकर का टैग क्या करेगा? लिंक करेगा किससे? पेज से। पेज है ही नहीं कोई, हमें तो इमेज पे वो चाहिए, फाइल इनपुट या बटन इनपुट लगा दो। कौन सा वाला? ये फाइल वाला इनपुट लगा देता हूँ। फाइल इनपुट टाइप फाइल, ये तो अलग से आ गया। अलग से उसी के अंदर लेबल लगा दूँ, कहाँ पे लगा दूँ? इमेज के ऊपर। जैसे मैंने लेबल लगाया, क्लोज कर दिया, इमेज से पहले ओपन किया और इमेज के बाद क्लोज कर दिया लेबल। अब इनपुट का टाइम लेबल के अंदर इनपुट और टाइप डाल दूँ, ये भी कर लिया भाई। और कुछ ऐसे नहीं होगा, सोचो ज़रा, लगाओ दिमाग। फॉर लगा देते हैं भाई, फॉर फाइल अपलोडर, ठीक है। अब ये इसकी क्या होगी, फॉर के लिए हमें आईडी लगानी पड़ेगी इनपुट में, ताकि वो काम करे। वही आईडी से हमने कॉपी पेस्ट कर दी। अब सर सेम आईडी इमेज के अंदर लगा। इमेज की आईडी से फॉर का ताल्लुक नहीं है, सही। इमेज की आईडी से हम इमेज की विड्थ हाइट सब कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन लेबल के अंदर फॉर लगाने से ये हुआ कि अब मैं इमेज पर क्लिक करूँगा तो मेरी इनपुट कॉल होगा, क्योंकि लेबल का काम यही है ना। लेबल क्लिक होता है तो क्या करता है, फोकस कर देता है इनपुट को, और इनपुट फोकस होगा तो हमारे ये फाइल अपलोड हो जाएगा। दूसरा जैसे अगर हमने इमेज पे टैप करके फाइल अपलोड हो रही है तो फिर हम ये चूज फाइल और नो फाइल चूज ये वो नहीं कर सकते। बिल्कुल, वो कैसे करेंगे? वो अगर मैं इसकी टाइप हिडन कर दूंगा तो ये फाइल अपलोडर नहीं कहलाएगा, है ना। अब क्या करते हैं, इसीलिए कहते हैं अलोन वी आर स्मार्ट, टुगेदर वी आर ब्रिलियंट। किसी को एक का सॉल्यूशन पता था, किसी को दूसरे का पता था, तो सबने मिलके सॉल्यूशन निकाल दिया। अब हमें करना है हिडन। हिडन कैसे करेंगे? अब हम बुलाएंगे डेकोरेशन वाले को कि ये छुपाना है। स्टाइल आ गया हमारा डेकोरेशन वाला, इसका हमने कहा डिस्प्ले कर दो नन, इसने डिस्प्ले कर दिया नन। डिस्प्ले नन हुआ लेकिन स्टिल एग्जिस्ट करता है, ऐसा ही आइडेंटिटी की तरह काम। बिल्कुल। अब अगर मैं फाइल को क्लिक करूं तो ये कहीं ना कहीं है इसकी पावर्स। मैंने यहाँ क्लिक करा, कॉल हो गया, कैसा बेहतरीन है। तो इस तरह से ये फॉर लेबल इंपोर्ट आईडी ये सब क्लियर है, बाकी बात क्लियर। चलो ये तो हो गया इमेज अपलोडर। अब मैं एक ढूंढता हूँ, अब एरो, यस तो पूछ रहा। अब इमेज अपलोड होगी? हाँ बिल्कुल होगी, क्योंकि एट द एंड काम वही टैग कर रहा है, सही। इमेज भी अपलोड हो गई लेकिन वो नज़र नहीं आएगी क्योंकि जो इसका फाइल था ना वो हिडन है, लेकिन इसको हम उसकी वैल्यू लेके यहाँ दिखा सकते हैं। थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट डाल के दिखाओ, कंफ्यूज हो जाएगा।
अभी तो उन्होंने इनलाइन CSS भी नहीं पढ़ी है। मैं आपको आउटपुट दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि रियल वर्ल्ड में किस तरह से चीज़ें होती हैं। ये कहलाता है कंसोल बॉक्स। आप लोग मैंने स्क्रैप करना सिखाया थी इमेजेस, किसी ने कुछ काम करा उसको इस्तेमाल कीजिएगा, वेबसाइट बड़ी बड़ी स्क्रैप कीजिएगा। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, वेबसाइट पे भी आपने इसकी कोड ओपन करा, अगर हम उस कोड के इम्प्लीमेंटेशन करें तो वो वेबसाइट पे नज़र आएगा। वेबसाइट जैसे हाँ कि आपका नहीं नज़र आएगा, रिलोड होने के बाद दोबारा वो बाय डिफॉल्ट आ जाता है। जैसे अगर ये इस वेबसाइट की कोड किसी को हैक करने के लिए चाहिए हो तो वो सिर्फ आपके पास ही होती है या ये वेबसाइट से निकल भी सकती है? वेबसाइट से निकल सकती है लेकिन वो ह्यूमन रिलेटेबल होती नहीं है अक्सर। हाँ अच्छा, इमेज की जगह मैं आपको एक चीज़ वो इसकी मैं ये दिखाता हूँ लगा के। जैसे कि मैंने एक इनपुट लगाया, एक गूगल डेवलपर थे, उनका नाम था ये, अरे कल कोई गया था NSTV में जो मैंने शेयर किया था? नहीं ना, ये एरिक भट्टी। ये गूगल डेवलपर में नज़र आए थे, स्पीकर थे, 2019 की बात है। तो उस वक्त मेरी इनसे मुलाकात हुई थी, मैंने इनको देखा था IB में स्टेज से, मतलब वो बैठा हुआ था ऑडियंस में और वो वहाँ थे, तो बड़े जो है ना वो लग रहे थे सर। तो फिर ये मेरे पास एज अ क्लाइंट भी आए थे और इनकी वेबसाइट हमने क्या की थी, इनको ये वेबसाइट पसंद आई थी, वो पूरी वेबसाइट मैंने uTorrent से डाउनलोड करी थी। मतलब वो बहुत अच्छी हैवी वेबसाइट थी, उसका मेरे पास लिंक नहीं है लेकिन बड़ी खूबसूरत सी थी, अजीब व गरीब थी थोड़ी, लेकिन थी अच्छी एनिमेशन वाली। तो वो अब कोड लिखने तो हम बैठ नहीं सकते थे, इतनी एनिमेशन मैंने डायरेक्ट डाउनलोड कर ली थी। अब मसला कहाँ आया कि उसको मॉडिफाई करना है, वो ह्यूमन एडिबल होता नहीं है, बड़ी मुश्किलों से अजीब व गरीब थे, तो कुछ आधी एडिट हुई, तो वो भी कोई मज़ेदार नहीं, क्योंकि जब हम एक चीज़ अच्छी बनी हुई उसको हम चेंज कर दें तो मामला अजीब व गरीब हो जाता है। कोई बंदा बोले AC की जालियाँ यहाँ हैं तो साइड में भी लगा दो, ऊपर नीचे भी लगा दो, तो बस यहाँ आके फंस जाते हैं। वरना वेबसाइट डाउनलोड हो जाती हैं। और इसका जो व्यू पेज सोर्स होता है ना, ये देखो व्यू पेज सोर्स में जो मैंने कोड लिखा था वो ये आ गया सारा, ये आप किसी वेबसाइट पर कर सकते हो, व्यू पेज सोर्स, ठीक है। और मैं जो चीज़ आपको दिखा रहा था, इसको मैं करता हूँ टेक्स्ट और इसको मैं करता हूँ बल्कि नहीं, ये तो फाइल ही है, इसको करता हूँ टेक्स्ट, इसको करता हूँ नेम, बल्कि हाँ एक काम करता हूँ, एक बटन जो है ना हमारा, ये बटन की असल हम इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। अभी लास्ट मंडे, जो मंडे गुजरा, इसमें मैंने अपनी बैच 11 को फायरबेस पढ़ाई, डेटाबेस, चारों सबके ऊपर से गई है। मैं 2-3 दफ़ा उसको सेम चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा,
अभी HTML तो बहुत ही ईजी होती है, बहुत ही ईजी, लेकिन जो है ना ये डेटाबेस, जावास्क्रिप्ट, इसमें ये सब डीले हो जाते हैं। अच्छा, वैसे तो HTML बहुत सिंपल है और आप लोग हैं भी बड़े बड़े माशाल्लाह। जैसे एट्रीब्यूट हमारे पास स्टाइल होता है, एट्रीब्यूट आईडी है, क्लास है, इसी तरह हमारे पास कुछ जावास्क्रिप्ट के भी एट्रीब्यूट्स हैं, वो कहलाते हैं लाइफ साइकिल इवेंट। लाइक जैसे होता है ना, हम सांस लेते हैं, हल्के चलते, इसी तरह से इसमें भी होता है कि ऑन क्लिक, ऑन चेंज, ऑन होवर, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस डाउन, ऑन माउस अप, ये सब हम जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जस्ट समझने के लिए, क्योंकि आप लोग असाइनमेंट बनाएंगे, आप लोगों को भी आसानी होगी ये चीज़ें डाला करेंगे असाइनमेंट। मैंने यहाँ लिख दिया ऑन क्लिक, सिंपल सी चीज़ है, इंग्लिश का वर्ड है ऑन क्लिक, क्लिक करने पे चलेगा। इसके अंदर मैंने कॉल कर दिया एक फंक्शन गेट वैल्यू, गेट वैल्यूज राउंड ब्रैकेट। अब आप लोगों को नहीं बता रहा मैं, बस एक जस्ट आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, कोई इसको अप्लाई ना करे पहले। यहाँ मैंने बोला गेट एलिमेंट, क्या नाम था मेरी आईडी क्या थी इनपुट की, नेम। मैंने बोला नेम की नेम लाओ, वैल्यू ABC, यहाँ मैंने सबमिट का बटन दबाया, ABC मिल गया मुझे। ये इस तरह काम करता है, यही काम हम उसके साथ भी करते हैं। ज़रा फाइल अपलोड के साथ देखते हैं इस पर काम कर रहा है नहीं कर रहा। मैंने फाइल अपलोड कराई, सैलानी, सबमिट किया, मुझे मिल गई इमेज की पाथ, मिल गई। अब इस पाथ को मैं क्या करता हूँ, चेक करते हैं चल रहा है नहीं चल रहा। रिलोड, यहाँ से लाने की इमेज, सबमिट, अलाउ टू लोड लोकल रिसोर्स। मजा करते हैं, डॉलर का कहीं ये सारी जावास्क्रिप्ट है, एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो थोड़ा मसला आ जाएगा। सर टाइपस्क्रिप्ट भी सब जाएंगे, कंफ्यूज हो रहे हैं। किसकी तरफ? टाइपस्क्रिप्ट बिल्कुल जाएंगे, डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट सबकी तरफ जाएंगे। अच्छा, आई का मुझसे किसी ने पूछा था, आई पासवर्ड में होता है ना, आई दिखना, खुल बंद होना, वो कैसे होता होगा? वो भी जावास्क्रिप्ट से होता है। जावास्क्रिप्ट से तो होता है। जैसे मैंने यहाँ लगा दिया HR। अच्छा, ये चीज़ें दिखा के मैं सिर्फ आपको एक जहन क्लियर करना चाह रहा हूँ कि कितनी आसान होती है। जस्ट नॉर्मल इंग्लिश है, वह इसको अपने ऊपर ये नहीं करिएगा कि मुझे मुश्किल लग रहा है, बस ये समझिएगा समझ आ रहा है, खुद ही आ जाता है समझ आना। मैं यहाँ ID रख रहा हूँ PSW, जिसको समझ नहीं आ रहा वो ना समझे, जो लोग इंटरेस्ट लेना चाह रहे हैं उनके लिए 10 मिनट लिए मैंने आपसे। मैंने यहाँ ID रख दी पासवर्ड, इसका नाम ID का नाम रख दिया पासवर्ड, सही है? देख लो, इसका प्लेस होल्डर लिख देता हूँ मैं, एंटर योर पासवर्ड, आ गया। अब हम एक ढूंढते हैं आई टेक्स्ट आइकन, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। हमने ढूंढा जैसे कि ये कॉपी, हमने बोला टेक्स्ट, सॉरी
स्पैन, इसके अंदर आई लग दी, इसको हमने डाला एक डिप के अंदर, बल्कि अभी ऐसे ही चला के दिखाता हूँ, मुझे बस हल्की सी स्टाइल करनी पड़ेगी, स्टाइल का बगैर दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। मैंने यहाँ बोला स्पैन के अंदर ऑन क्लिक, इसका नाम क्या रखूँ फंक्शन का, चेंज विजिबिलिटी, ठीक है, समझ आ रहा है नहीं, ग्राउंडेड। अब ये क्या है, एक फंक्शन है जो कि बनेगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये फंक्शन मेरा पहले से मौजूद था, इसको हटा देता हूँ मैं, इसके अंदर एक और बना सकता हूँ लेकिन मैंने इसको हटा दिया। यहाँ नाम रख दिया चेंज विजिबिलिटी, किसकी, जिसकी आईडी थी, आईडी ये थी पासवर्ड, इस इनपुट को मंगाया। अब इस फंक्शन के अंदर मैंने बोला चेंज विजिबिलिटी के अंदर मैंने बोला ये वाला आइटम मंगाओ, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये वाला आ गया, PSW नाम लग गया इसका। अब मुझे इसकी क्या चीज़ चेंज करनी है कि शो हो जाए, मतलब जो मेरी टाइप है ये चेंज करनी है। तो इनपुट के अंदर जब मेरा पूरा एलिमेंट आ जाएगा, एक सेकंड देखिएगा यहाँ ज़रा, मैं इसको कंसोल करा दूँ ये है क्या चीज़। यकीन करें अगर ये चीज़ समझ आ गई ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जब तक हम CSS पढ़ेंगे, आप लोग बल्कि जावास्क्रिप्ट पढ़ते रहेंगे तो बहुत अच्छा आउटपुट आएगा। मैंने अभी क्या करा है, कुछ भी नहीं किया, बस आई के क्लिक पे फंक्शन कॉल करा है जो ये पासवर्ड उठा के ले आएगा। आई पे क्लिक किया, ये पासवर्ड आ गया पूरा। अब इसको देखें ये है क्या चीज़, ये वही इनपुट है जो हमने वहाँ बनाया हुआ था, ऐसे ही। अगर मैं इसको बोलूँ डॉट पासवर्ड मतलब डॉट टाइप, देखें पासवर्ड डॉट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, मैंने यहाँ लिखा कुछ, यहाँ क्लिक किया, ऐसा टाइप चेंज भी पासवर्ड की जगह टेक्स्ट हो गई। तो नहीं गेट नहीं होता, वो इमेज चेंज हो जाएगी, इमेज चेंज होती है, दिखाऊँ वो भी ज़्यादा हो जाएगा, दिखाऊँ दिखा देता हूँ 2 मिनट। कौन सी आई लगाऊँ, बंद हुई भी आई, क्लोज आई, ये मुझे लगा देता हूँ, कॉपी। ये क्या है, इसको भी आईडी देनी पड़ेगी, आईडी आई, सही है। आप लोग भेजा कैसे खेलिएगा, आई इसका नाम भी रख दिया आई, यहाँ भी आई कर दिया। मैंने यहाँ टाइप चेंज की थी, यहाँ पे मैं पूरी इनर HTML चेंज कर देता हूँ और उसके अंदर डाल देता हूँ ये, चेक करो जरा, मैंने यहाँ लिखा चेंज नहीं हुआ, इनर HTML, सॉरी मैंने पासवर्ड का चेंज किया, मुझे आई का चेंज करना था, ठीक है। बहुत इजी है, जावास्क्रिप्ट कुछ है ही नहीं, आई मंगाई और उसका इनर HTML चेंज कर दिया। मतलब स्पैन का बाय डिफॉल्ट इनर HTML था, ये इनर HTML बोलते हैं टेक्स्ट को, HTML के अंदर जो कंटेंट होता है ना वो इनर HTML कहलाता है, HTML का इनर। बस मैंने कहा भाई ये चेंज कर दो, उसने चेंज कर दिया। मैंने कहा इनपुट की टाइप चेंज कर दो, उसने टाइप चेंज कर दी, दैट्स ऑल, बहुत ईजी है। अभी तो खैर आप लोग का भी बाकी है, 2 साल बाकी है, 2 साल मतलब 2 महीने बाकी हैं, तो एक अच्छा खासा टाइम पीरियड है, तब तक तो इतने मैच्योर हो जाएंगे आप लोग। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। और दूसरी बात ये कि अगर आपके घर पास घर में 1-2 घंटा भी है ना, और आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देख लें कि जावास्क्रिप्ट बिगिनर ट्यूटोरियल इन हिंदी, एक अपना कॉलेज है उसमें वो देखा है, अपना कॉलेज सूर्या दीदी नाम है, क्या नाम है, सरदार, हाँ, तो उनके भी अच्छे ट्यूटोरियल हैं, और भी कुछ हैं, क्या फोटो थ्रेडिंग भी अच्छा है, फोटो थ्रेडिंग भी अच्छा है। तो इनके ट्यूटोरियल देखते रहेंगे ना तो बहुत अच्छा आपको बैकअप सपोर्ट मिलेगी। सर आपको फंक्शन और वेरिएबल डिक्लेरेशन तक चलेगा आज, फंक्शन और वेरिएबल डिक्लेरेशन तक चलेगा आज।
हाँ ये बस एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी समझ लें जिससे इंटरेस्ट पैदा होता है बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है। अब जिसको नहीं समझना वो तो भाई आप उसको ऐसा में समझाते रहो वो नहीं समझेगा, 2 महीने बाद पीछे हो जाएगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा मैंने अपनी क्लास पढ़ाई ना बैच 11 जो चल रही, उसमें हमने क्या किया, जब हमने CSS खत्म कर ली ना HTML CSS, उसके बाद आती जावास्क्रिप्ट, मैंने एक क्लास उनकी रख दी मोबाइल एप्लीकेशन, किसी ने नहीं रखी थी और हमने मोबाइल एप्लीकेशन पढ़ी। उसमें क्या किया, वही HTML और वही CSS अप्लाई करके मोबाइल एप्लीकेशन। तो जो बच्चे असाइनमेंट नहीं बनाते थे ना, क्योंकि बेचारे स्टूडेंट लाइफ होती है अक्सर की, और आप लोग तो माशाल्लाह बहुत एक तो आपको कंप्यूटर भी मिला हुआ है और बहुत अच्छे इन्वायरमेंट, वहाँ पे जो है ना लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, बहुत दूर दूर से, मतलब औरंगी टाउन से भी आ रहे हैं, कोई महमूदाबाद से, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से, कुछ लोग तो सिंध से भी आए हैं, कुछ उमरकोट से भी आए हैं, यहाँ हॉस्टल में रुके हुए, सही है। तो कुछ लोगों के लिए असाइनमेंट करना मुश्किल भी होता है, तो उन्होंने वो मोबाइल एप्लीकेशन बना के हमने दिखाई, इसकी वीडियो ही मौजूद है यूट्यूब पे, तो सब ने बनाई था, जो नहीं बनाते थे बेचारा उन्होंने लैपटॉप खरीदे बनाए। तो इन चीज़ों से क्या होता है, एक इंटरेस्ट पैदा होता है, पता चल जाता है यार इतना ईजी है मोबाइल एप्लीकेशन बनाना। वरना अगर आप लोग को ये नहीं मालूम हो ये चीज़ें, तो आप लोग सोचोगे कि भाई ये मोबाइल में व्हाट्सअप चल रहा है कैसे चल रहा है। जब एक दफ़ा पता चल जाता है यही HTML है और यही CSS है, तो बहुत ईजी हो जाता है कि आपका बस ये 8 महीने 1 साल गुजारना है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह, क्योंकि टारगेट हमारा यही है एट दी एंड, हम मार्केट में जाएं और US मार्केट में जाएं, इंटरनेशनल मार्केट में जाएं, डॉलर दिरहम पे हम डील करें, है ना। तो बस इसलिए हम इन चीज़ों को वापसी डिलीट करते हैं। हमारा फॉर्म का चैप्टर कंप्लीट, जिनको समझ आया उनको आया, हम वही 10 मिनट रिवाइंड करके बैक जाते हैं, वहीं से शुरू करते हैं जहाँ हम थे। हमने पढ़ा था ये लेबल और फॉर लेबल कैसे काम करता है इनपुट पे, तो ये बात तो क्लियर है ना आप लोग को। अब हम आगे चलते हैं। सर आपका असाइनमेंट में कॉमन स्क्रॉल बार आ रहा था। जब आपका ये जो है ना ये बड़ा होता है, फॉर एग्जाम्पल स्क्रॉल बार तब आता है जब आपका कंटेंट की हाइट छोटी हो और कंटेंट ज़्यादा हो, तब आता है। इसका मतलब हमें कमेंट्स में रॉ डालनी है 5 और हाइट अगर मैं डाल दूँ, चेक करते हैं हाइट को ज़रा, कॉलन हाइट 50 px, और अगर इसको कर दूँ 15, वो ओवरफ्लो से तो हो जाता है, लेकिन उसके बगैर भी होता है, कंटेंट से भी होता है। नहीं आ इससे भी आ जाता है, ठीक है सर एक स्टाइल ओवरफ्लो से भी आएगा। हाँ स्टाइल से भी आता है, और बाय डिफॉल्ट जब कंटेंट जाता है उससे भी आ जाता है, जब अगर इनपुट खाली है आपका तो आप ओवरफ्लो लगा दो उससे हो जाता है। ये सब हम इस CSS में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हमारा चैप्टर कंप्लीट है। अच्छा फील्ड सेट किसको बोलते हैं? हाँ ये बिल्कुल बस एक बॉक्स बनाना है, आपने कह दिया फील्ड सेट, उसने फील्ड सेट बना दी, उसके अंदर आपने लेजेंड डाल दिया, वो क्या कर रहा है एक बॉक्स बना रहा है और उसके बीच में ये लिख रहा है कंटेंट डिटेल। जैसे कि अगर मैं ये मेरा फॉर्म है, इसके ऊपर बना दूँ फील्ड सेट, इसके अंदर मैं बोल दूँ लेजेंड मेरा क्या है, यूज़र डिटेल्स, और ये फील्ड सेट को कट करके फॉर्म के बाद क्लोज कर दूँ, ये यूज़र डिटेल आ गया, ठीक है क्लियर। फील्ड सेट इसको बोलते हैं, एक बस बॉक्स और उसके मतलब बॉर्डर के ऊपर इन्होंने खूबसूरत सा खुद लिख दिया। फॉर्म वैलिडेशंस हमने पढ़ ली थी कि रिक्वायर्ड आने से फॉर्म वैलिडेट होता है कि खाली ना हो, याद है? टाइम पीरियड भी पढ़ ली थी, पूरा कैलेंडर खुल जाता है, वो भी देख लिया था, टाइम भी देख लिया था, टाइम सिलेक्शन भी आ जाती है,
डेट टाइम, डेट भी आती है, टाइम भी आता है, ये सब हमारे पास है। कैलेंडर लाना, आपको डेट ऑफ बर्थ लाना। अच्छा, ये URL है, इनपुट टाइप मेल, इसके अंदर टाइप URL क्या है, इसको भी छोड़ के आगे बढ़ते हैं। सर्च इनपुट टाइप सर्च, इसको ज़रा देखते हैं। सही, क्या हुआ अगर मैं इसका फ्रॉम का टैग हटा दूँ, ये वही चीज़ें सेम जो नॉर्मल इनपुट होता है, उसकी टाइप है सर्च, और ये भी इनपुट है, इसकी भी जो है क्या है, टाइप सबमिट है, और वैल्यू है सर्च, वैल्यू सर्च। अगर मैं फॉर्म का टैग दोबारा लगाऊंगा तो वर्क करेगा। फॉर्म के टैग के अंदर एक्शन जो होता है ना, एक्शन के अंदर आप डालते हो URL मतलब अपने सर्वर की URL डालते हो, तो वो उस तरह वर्क करता है। फिलहाल अभी हम वो नहीं पढ़ रहे, तो उसको हमने एक्शन को नहीं देखा, बिल्कुल हटा देते हैं, ऑप्शन को साइड में देते हैं। अभी वर्क नहीं करेगा जब तक कि फॉर्म का टैग मौजूद ना हो। फॉर्म का टैग हमने लगा दिया, बस फॉर्म इनपुट्स, फॉर्म का टैग चैप्टर में बस यही है सब। देख लो, सर्च करो तो यहाँ URL में जा रहा है, और इसको आगे यूज केस होता है हम लास्ट में देखेंगे इंशाल्लाह। ऐसा क्योंकि मैं असाइनमेंट बनवा चुका था, तो मैं अभी इसका प्रैक्टिस करने नहीं दे रहा आपको। अभी हम आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा मार्कअप्स हमारे लिस्ट में खत्म हो गई। लास्ट वीक हमने आई भी पढ़ा था, जिस दिन गवर्नर साहब आ रहे थे। तो आई किसने लगा के देखा, गट आदत डाले। कमेंट किसको बोलते हैं, कमेंट कर दो। जैसे कि नोट्स लिखते हैं, या फिर जैसे ये सर्च का है, ये मुझे कमेंट करना, डिलीट नहीं करना, कमेंट करना। तो मैंने ये कंट्रोल और स्लैश दबाया तो ये खुद ही कमेंट हो जाता है। इससे होता ही है, कोड मौजूद रहता है, जब मैं इनेबल करना चाहूँ इनेबल कर दूँ, वरना ये डिसेबल रहता है, मौजूद होता है, रीड नहीं होती इसकी वैल्यू। आईडी हम पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। आईडी में एक चीज़ हमारे पास है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक सर्च करूँ, डाउन एरो गिव, मैंने कॉपी इमेज एड्रेस किया, इसको मैंने लगाया ING के अंदर, ठीक है। इसको मैंने कहा ए के टैग में रैप कर दो। अब ये अगर मैं इमेज को क्लिक करूंगा तो क्या कॉल होगा, ए का टैग, जहाँ ले जाना चाहूँ लिंक, मैं इसको बोल रहा हूँ हैश बॉटम। हमारा जो आईडी होती है उसको कॉल करने का तरीका होता है हैश। इन फ्यूचर जब हम क्लास लगाएंगे उसको कॉल करने का तरीका होता है फुल स्टॉप और फुल स्टॉप, जिसको डॉट बोलते हैं, ठीक है। तो आईडी के लिए हैश यूज हो रहा है। अगर आईडी के लिए हैश यूज हो रहा है बॉटम, लेकिन हमारे पास ये आईडी है नहीं अभी, तो हम एक बना लेते हैं। आईडी लगा देता हूँ बटन को, आईडी क्या थी, बॉटम, हैश नहीं लगेगा, हैश आईडी आइडेंटिफिकेशन के होता है। अब इसको मैं ज़रा हाइट देता हूँ, हाइट 30 px, सही है। इसको हमने क्लिक किया, बटन पे ले जाएंगे, समझ आया।
जब हमने एक के टैग पे इमेज पे क्लिक किया तो इमेज क्योंकि एक के टैग के अंदर था तो उसने, मैं यहाँ से पहले ये हटा देता हूँ पूरी सर्च बार, अभी देखिए कि क्लियर है। जब हम एक के टैग पे क्लिक करते हैं तो ये उसने लिंक लगा दी, लिंक में हमने हैश लिखा था तो उसने हैश बॉटम ऊपर लगा दिया। अच्छा, क्योंकि ये कोई नया पेज नहीं था, हैश था, तो हैश मतलब आईडी, इसने पेज में सर्च किया कि ये आईडी कहाँ लगी है, ये लगी थी बटन पे, तो ये बटन तक ले आया। बस इसका काम ये है। सर ये स्क्रॉल करते हुए कैसे लाएगा? स्मूथ स्क्रॉल करते हैं, ये CSS से आता है, उसमें लगता है स्क्रॉल एनिमेशन स्मूथ, इस तरह से एक वर्ड यहाँ क्लिक किया बढ़िया, जितनी दफ़ा क्लिक करूँगा वो नीचे लेते आएगा, नीचे अगर लगा दूँ और ऊपर की आईडी दे दूँ तो ये ऊपर ले आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर उसके लिए फिर इमेज को टैग को डाउनलोड लगाना, डाउन नीचे लगाना पड़ेगा ताकि ऊपर ले। क्योंकि आपने व्हाट्सएप में भी देखा होगा कि एक सर्कल आता है आजकल, ऊपर चलेगा तो नीचे क्लिक करो तो डाउनलोड बिल्कुल लास्ट मैसेज पे ले आता है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, ये जैसे ये सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट ये आपको मालूम है कि भले आदि विद लें लेकिन दूसरा एलिमेंट शुरू होने नहीं देते अपनी लाइन से नेक्स्ट लाइन में। और इन लाइन जो होते हैं वो शरीफ होते हैं, वो कहीं से भी शुरू हो जाते हैं जहाँ उनको नज़र आए जगह। उसके बाद ग्रुप टेक्स्ट एंड एलिमेंट इन अ ब्लॉक। अब मल्टीपल टेक्स्ट को अगर हम ग्रुप करना चाहें, एक डब्बे में डालना चाहें, तो उसके लिए हमने डिव लगाया, डिव जस्ट अ डब्बा। ठीक है, आई फ्रेम हमने लगा के देखा था। आई फ्रेम कुछ भी नहीं है, आई फ्रेम बहुत इजी चीज़ है। कैसे लगती है, मैंने लिखा आई फ्रेम, ठीक है, बस इसके अंदर मैंने SRC के अंदर डाल दी ये लिंक। चेक करते हैं कुछ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। URL मतलब मेरी गलत है। अगर मैं किसी वेबसाइट की URL लगाऊँ, मेरी वेबसाइट है सोलर सेवर, ओह देखा, मैंने ये नहीं लगाया लिंक कभी। वो मैंने क्या किया, गलती की थी, SRC के बाद इक्वल टू के बाद दोनों इक्वल टू ओपन क्लोज कर दी थी, तो मेरी लिंक रीड नहीं हो रही। बाकी लिंक मेरी सही थी, बस क्या बताया maps.google.uk और मैप में ये लोकेशन का नाम दिया हुआ। क्या फ्रेम बॉर्डर, ये बॉर्डर लगाता है, मैं 5 कर दूँ तो ये बॉर्डर लगा दिया इसमें। अगर इसको मैं हटा दूँ विद 100% कर दिया, इसको मैं अगर हाइट भी लगा दूँ, हाइट 200 पिक्सल, तो जो है मैंने ये लगा दिया और मेरा पूरा मैप चलता फिरता है। इसको अगर मैं चाहूँ सैटेलाइट करना तो सैटेलाइट हो गया, और इसमें अगर हम जूम करके व्यू देखना चाहें तो हम व्यू लार्जर मैप, सारी फंक्शनलिटीज आ रही। वाह, ये पेंटिंग्स वाकई यार करोड़ों की होती हैं, लेकिन क्यों होती हैं किसी को मालूम है भैया? मेहनत तो हर चीज़ में यार। मैंने 2021 में एक कंपनी का पार्ट था, फ्रंट एंड डेवलपर। एक मैं था, एक लाहौर से एक बंदा था, उसका नाम भी अहमद था। तो दोनों पाकिस्तान से हम थे और हम दोनों का नाम अहमद था। और बाकी फिर सिंगापुर से भी थे, इंडिया से भी थे और जापान से भी थे, ट्रांसलेटर थे। वो कंपनी थी NFT की। NFT का सुना ही होगा, तो वो आर्ट गैलरी थी। तो वो वेबसाइट बनी थी अच्छे खासे पैसों में। पैसे डेवलपर्स को नहीं मिलते, मतलब हमें कोई
मैं अगर अमाउंट बताऊँगा तो आप लोग मुझ पर शक करेंगे, लेकिन वो बहुत सारे डेवलपर्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ों में जाते हैं। अच्छा, फिर उसमें W3.0 की भी वेबसाइट थी, सॉरी बंदे थे, बहुत सारी चीज़ों की। तो कितने की होगी आप लोग कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं? आपके $3,000 1 मिलियन बनते हैं पाकिस्तानी रुपए, तो मिलियन को तब छोड़ ही दो। ऐसा ही है ना, $3,000 1 मिलियन बनते हैं, या गलत बोल रहा हूँ? बीच में तो बहुत अच्छा मौका था, 330 का डॉलर मिल रहा था, मज़े थे। अभी कुछ 280 चल रहा है। कोई गैस करना चाहेगा? है 10 करोड़? नहीं, कम बता, 25 करोड़। नहीं, रहने देते हैं, रहने देते हैं। NFT तो मिलियन की होती है, मैं वेबसाइट की बात कर रहा हूँ। मतलब एक सोने की अगर दुकान हो तो सोना भले उसमें करोड़ों का हो, दुकान तो 50,000 की होगी, है ना, किराया। तो वेबसाइट करोड़ में जाए, ये बात ज़रा अजूबे की है, वो खुद हम भी देख के हैरान थे, अभी भी मौजूद है वो चीज़ें। लेकिन चलो किसी और दिन इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन बड़ी महंगी बनती है वेबसाइट। मेरा दोस्त अभी भी उस वेबसाइट पे काम कर रहा है, मैंने छोड़ दी थी उसी वक्त, मतलब उन दिनों की बात है। मैं फिर दूसरी कंपनी में चल गया था, क्रिप्टो की, लूना नाम किसी ने सुना होगा? हाँ हाँ, तो मैं उस कंपनी में था 2021 में। दूसरी जैसे फ्रंट एंड डेवलपर की जो जॉब्स होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होती है, ये परमानेंट जॉब्स होती है? परमानेंट तो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब है, उनकी नस्लें खाती हैं। बाकी सब जॉब तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होती है, जब तक जरूरत रही तब तक चलता है ऑनलाइन। तो उसके बाद वो फायर करते हैं, मतलब वो आप खुद ही काम खत्म हो जाता है, काम मिलना बंद हो जाता है। तो वो अब जैसे एक बंदे का काम है, उसको हफ्ते की सैलरी मिल रही है, हफ्ते की कुछ टाइम दे रहा है, अब जब 4 महीने बाद वो काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर वो कंपनी क्लोज कर देते हैं। अब मेरा दोस्त जो है वो तकरीबन 2021-22-23-24 4 साल हो गए, उसने $50,000 उससे कमा लिए होंगे उस कंपनी से, माशाल्लाह। $50,000 किसको बोलते हैं? पर मंथ टोटल 4 साल में टोटल अर्निंग 50,000 क्लाउड में रहती है। USD to PKR कितने बने ये? 1,38,00,000 डिवाइड बाय 48 है ना? 3 लाख। मतलब हाँ, 2,90,000। कोई रुपये की बात नहीं है, ये तो कम है, कम है, गुजारा नहीं है इसमें यहाँ डेवलपर्स का। सर 16,000 तो नॉर्मल प्लगइन डेवलप करने के मिल जाते हैं वर्डप्रेस के। 16,000 रुपये, तो ये 3 लाख रुपये लिखे हैं। मैं आपको सिंगल टास्क का बता रहा हूँ, वर्डप्रेस डेवलपर की जॉब्स की सैलरी कितनी है महीने की? जो आपको कौन कर रहा था यहाँ जॉब वर्डप्रेस में? एक आइडिया कितनी होती है वर्डप्रेस डेवलपर की सैलरी? 1 लाख रुपये। वो भी उसकी होती है जो कि 3-4 साल मुकम्मल कर चुका होता है, एक्सपीरियंस डेवलपर की, ऐसा ही है। वरना 30,000 रुपये 40,000 रुपये चल रही होती है। वेब डेवलपर की मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स। कह सकते हैं क्योंकि वो कोडिंग होती है, लेकिन यहाँ पे भी स्टार्टिंग वही है 30,000-40,000 से। सॉफ्टवेयर कंपनी पे डिपेंड करता है कैसे हैं वो लोग, लेकिन वो फिर 2.5 लाख 3 लाख तक जाते हैं। मेरे दोस्त कर रहे हैं, दिन में भी करते हैं, रात में भी करते हैं, अलग जॉब, दिन में अलग, रात को अलग। सुबह 11 बजे पे जाते हैं जॉब पे, रात को आते हैं 8 बजे, 9:30 बजे दूसरी जॉब के लिए रवाना, सुबह 7 बजे वापसी घर आ जाते हैं, फिर सोते हैं 7 से 11 दोबारा उसमें। तो सर आपके हिसाब से तो वो जैसे डुअल जॉब करना वो ज़्यादा बेहतर है, या जैसे फ्रीलांसिंग करना ये बेहतर है? कोई देना चाहेगा जॉब करना बेहतर, फ्रीलांसिंग करना बेहतर? जॉब एक्सपीरियंस PNB से होता है। यार हर बंदा फ्रीलांसिंग के लिए बना ही नहीं है। मार्केट में ट्रस्ट भी कम है, स्कैमर्स ज़्यादा हैं। ये बात वो कहता है, चवन्नी क्लाइंट होते हैं ना, ये उनके लिए, क्योंकि वो ढूंढते सस्ता है, लेकिन जो अच्छे पैसे देने वाले होते हैं उनके पास ऑलरेडी ट्रस्टेड बंदे ही होते हैं। लेकिन बात ये है कि हर बंदे के माइंडसेट ऐसा है नहीं कि वो फ्रीलांसिंग में जॉब कर सके। दूसरी बात ये, अब जैसे मेरे दोस्त हैं वो जॉब करते हैं, उसमें खुश हैं, हैप्पी हैं, और
अगर एक बंदा 2-2.5 लाख की जॉब कर रहा है और ऐसी 2 कर रहा है, उसको गाड़ी मिली हुई है ऑफिस की तरफ से, तो उसको क्या मतलब सिर्फ पेट्रोल का खर्चा देना है और घर वालों को देना है, तो मतलब ऐश ही है, ठीक है। और निम्नों में वैसे कहा जाता है चने बेचो अपने बेचो, भले चने बेचो लेकिन अपने बेचो, कारोबार करो। लेकिन खैर अब मेमन, अब वो जो मेरे दोस्त हैं वही मेमन है लेकिन वो जॉब कर रहे हैं सॉफ्टवेयर हाउस का, तो डिफरेंट माइंड सेट है, डिफरेंट चीज़ें। अब अगर गीक्स ऑफ कराची मैंने अपने एक दोस्त को भेजी थी, गीक्स ऑफ कराची की वीडियो जो मैंने लास्ट क्लास में आपको सुनाया था पॉडकास्ट, उस चैनल में इतनी ज़बरदस्त बातें हैं, अगर आप लोग सुनेंगे तो आपका माइंड खुलेगा, लोगों ने किस तरह अपनी कंपनीज बिल्ड करी हैं। क्योंकि कंपनी का फ़ायदा क्या होता है, अगर कोई बताएगा मुझे, 4 साल में अगर एक बंदे ने जॉब कर ली, उसकी सैलरी पर मंथ 2.5 लाख थी और उसने कमा ली $50,000 4 साल में, यही अगर एक स्टार्टअप वाला बंदा करे तो क्या होगा उसके साथ। भले 6 महीने वो $50,000 कमाए 2.5 लाख की जगह, लेकिन अगर छठे महीने भी उसको एक क्लाइंट मिल गया जो कि अच्छा था और उसने उसको अच्छी अर्निंग दे दी है, हाँ बिल्कुल, उसने एक अच्छी पे कर दी और वो क्या तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर चलेगा। ऐसे 10 क्लाइंट मिल जाएंगे तुम्हारे पास, तो फिर तुम्हारा समझ लो जेब बढ़ जाएगी माशाल्लाह। तो ये सीन होता है, छक्का कभी भी लग जाता है। या सैलानी की स्टूडेंट की बात है ना, वो कोई 15 साल का लड़का है, आप लोगों ने सुनी स्टोरी, जिसने $5.5 मिलियन कमाए, $5 मिलियन रुपीज़ नहीं, तो वो स्टोरी आप लोग देख सकते हैं। सैलानी का स्टूडेंट था, वेब डेवलपर था, एक स्टार्टअप के साथ काम कर रहा था, उसके पास फंड नहीं थे, उसने कहा ठीक कोई मसला नहीं है, मैं ओपन सोर्स के तौर पे काम करूँगा। जब वो स्टार्टअप सक्सेस हुआ, उसमें फंडिंग आई, तो उन्होंने आधा इथेरियम, बल्कि कितने कुछ 300-350 इथेरियम भेज दिए उस लड़के को। हाँ तो वो कुछ हाँ इथेरियम कुछ $5 मिलियन बनते थे वो डॉलर, और इथेरियम मेरा ख्याल $4,000 का एक चल रहा था उस वक्त। तो एक रात में बेचारा वो बंदा कहाँ से उठ के कहाँ पहुँच गया। अंधेर नगरी से सूरज के उजालों में। सर अभी तक आपने कितनी हाईएस्ट सेल की अपनी वेबसाइट? क्या लड़के से नहीं पूछनी चाहिए, डेवलपर्स अपनी खुल के बता रहे होते हैं। ये फील्ड ऐसी है ना यार, अब वो पैसा भी टीचर का है, तो ये हम लोग शेयर कर ही रहते हैं। आज नहीं तो क्लास के बीच में आपको मालूम हो ही जाएगा, लेकिन खैर वो अपना बिजनेस है तो कुछ बंदा हुआ होता नहीं है इंसान का। हाँ हाईएस्ट अर्निंग कितनी है तो ये भी नहीं पता, कोई हिसाब किताब ही नहीं है इस चीज़ का। IIT का क्लियर है सबको, IIT में टाइल लगाया, हाइट लगाई और SRC के अंदर कोई भी URL पास कर दी, वो URL की नजर आएगी, चाहे वो मैप की हो या वेबसाइट की। जैसे कि मैंने यहाँ सोलर सेवर बनाया, सोलर सेवर IO, ये मैं लगा देता हूँ आई फ्रेम के अंदर, ठीक है। मेरी वेबसाइट पूरी डिस्प्ले होगी। अगर आप एक वेबसाइट के अंदर फेसबुक की भी लिंक डाल दें, इंस्टा की भी लिंक डाल दें और यूट्यूब की भी लिंक डाल दें, और मतलब मज़े से एक ही पेज के अंदर तीनों चीज़ें यूज़ करें। अभी फेसबुक इंस्टॉल करा, थक गए, नीचे पेज चेंज किया, इंस्टा इंस्टॉल करा, थक गए, यूट्यूब चला ली, एक ही पेज पे तीनों आई फ्रेम लगा दी, सही। तो आई फ्रेम बस एम्बेड कर देता है कोई भी लिंक। अच्छा एक मज़े की बात, क्या कहते हैं, हुक्मरान जो होते हैं उनको भी नहीं मालूम होता उनके पास क्या प्रॉपर्टी है, उनका नस्ब क्या है, उनके बाप दादा कौन थे। आप उनका नाम दो ना मार्केट में तो वो सब डिटेल निकाल लेते थे, वो उसका बाप ये कारोबार करता था, उसके दादा ये करते थे। तो डेवलपर्स को भी नहीं पता होता उसकी सैलरी कितनी, लोग बताते हैं भाई ये इतना कमाता है, फिर उसको मालूम होता है हाँ यार मैं इतना कमाता हूँ। मैंने अपनी लास्ट क्लास में पूछा था, अपने फ्रेंड्स को बता रहे थे मुझे क्या होता है नेटवर्क। नेटवर्क भी लोग अपनी गूगल पे जाके सर्च करते हैं ना, उनको खुद ही नहीं मालूम होता नेटवर्क कितनी है। अच्छा मेटा टैग्स ये इंफॉर्मेशन होती है जो कि ब्राउज़र को कुछ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड पास करती है कि भाई इसकी लैंग्वेज ये रख दो, उसका ये रख दो, वो रख दो, ठीक है। इससे हमारा
कोई खास ताल्लुक नहीं है। कोई ऐसी लाइब्रेरीज हो जिसमें हमें मेटा डेटा पास करना हो वेबसाइट के अंदर, तो वहाँ ऑलरेडी मेंशन होता है कि ये टैग आप मेटा के आप बॉडी के हेड के टैग के अंदर डालते हैं। सही, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए होता है ब्राउज़र की, इससे हमारा आउटपुट का ताल्लुक नहीं है। ये लैंग्वेज चेंज करने के लिए यूज होता है। लैंग्वेज भी बता सकते हो आप कि डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज क्या है। नहीं, जैसे कुछ लोग आते हैं वेबसाइट बनाने, तो कहते हैं हमें उर्दू में भी चाहिए, जिसके ताकि वो क्लिक करें तो वो उर्दू में ट्रांसलेट हो जाए। उसमें ये होता है कि जो आप कंटेंट या यूज़र डिटेल लिख रहे हो आप उर्दू में लिख देते हो बस, लेकिन लैंग्वेज आप मेटा टैग में जब बताते हो ना लैंग्वेज इंग्लिश टू उर्दू, वो फिर जब बंदा ऐसे वैसे सर्च करता है तब काम आता है। लैंग्वेज इंग्लिश है, लैंग्वेज उर्दू है, हाइब्रू है, जैपनीज है, जर्मन है। अगर ऐसा हो सकता है जैसे वो फ्लाइट आ रहा है, इसको वो कह रहा है कि मुझे जापानी किसी और लैंग्वेज में चाहिए, तो हम कोड तो इंग्लिश में टाइप करेंगे उसको, मतलब जब लाइव करेंगे तो वो किसी और लैंग्वेज में टाइप गूगल ट्रांसलेशन के कुछ आते हैं या वो लगा दो और वो ऑटोमेटिकली भी यहाँ अगर हम मैं कोई इसराइल की वेबसाइट खोलूँगा या जर्मन की वेबसाइट खोलूँगा तो मेरा ऑटोमेटिकली गूगल पॉपअप हो जाएगा कि ये लैंग्वेज चेंज कर दो इंग्लिश। लेकिन जब क्लाइंट डिमांड करता है, क्लाइंट खुद डिमांड करता है कि मुझे इंग्लिश वर्ड चाहिए कंटेंट के, तो फिर उसमें हम वो कंटेंट ही लिखना पड़ता है। ट्रांसलेटर हायर होता है, मल्टीपल ट्रांसलेटर हायर होते हैं। जर्मन के लिए अलग होता है, एक ही वर्ड की 10 फाइल्स बनती हैं कि अगर आपको हेलो बोलना है तो हेलो क्या, इसमें ये है, उसमें ये है, अरबी में बढ़ा हुआ है, जो भी है। ठीक है, ये कुछ साइन है। अगर आपको जैसे कि कोटेशन का साइन एक तो हम लगाते हैं कीबोर्ड से, अगर हम इससे लगाना चाहें तो हमें ये कोड लिखना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं ये लगा दूँ डबल कोड यहाँ पे और ये वाला देख लो, देखा कितना सा फर्क था। एंड आर मतलब राइट, एल मतलब लेफ्ट, डी का मतलब पता नहीं क्या होगा, क्यू यू ओ का मुझे समझ रहा है कोटेशन, डबल कोटेशन। हाँ डी फॉर डबल कोटेशन। हालांकि इससे पहले मैंने इन चीज़ों को गौर नहीं किया था, लेकिन कोड इस तरह इजीली समझ आ जाता है। इसी तरह से ये एंड यूरो का साइन है, एंड गैंग का साइन है, एंड कॉपी का साइन है, रजिस्टर का साइन है, एंड बताता है आपका कोई कोड है और ये इसमें शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हुई है, जैसे जस्ट अ कोड है, ये एम, इसको क्या बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होती है? एम तो लिखा हुआ है, इसको बस एम भी बोलते हैं बस। अच्छा, ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है, बहुत सिंपल कोड है, यहाँ पे लगाएंगे आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारी HTML ख़त्म हो चुकी। वीडियो टैग हम पहले ही पढ़ चुके थे, याद है आप लोग? सर वीडियो क्लियर है? वीडियो में क्लियर होने का कुछ है भी नहीं खास वैसे। सर ये जो मॉड्यूल का टेस्ट का बताया था आपने फर्स्ट क्लास में, मॉड्यूल का टेस्ट होगा, उस टेस्ट के अंदर मतलब क्या क्विज़ेस होंगे, क्या प्रोसीजर होगा और सिलेबस का क्या है? सिलेबस तो आपके पास बुक है और आप लोग है ना HTML की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि HTML क्विज, क्वेश्चन एंड आंसर। आप ChatGPT को बोलें, जो आपको दे दे क्वेश्चन आंसर, आप बोले मोर, वो और देगा, मोर देगा, मोर बोलते रहो जब तक कि वो बोले भाई खत्म हो गया। ठीक है, तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी ये है कि आपको एक URL दी जाएगी, उसमें आप साइन अप करोगे और HTML का आप उसमें टैग दे दोगे तो उसके नंबर आ जाएंगे। उसके फेल है, पास है, मेरे ख्याल में 60 प्लस या 70 प्लस पास है, बाकी फेल है। और आउटपुट कितने तरह से 100%? 100 कब है सर? विद ऑनलाइन होगा यही होगा? नहीं होगा, सर सबका सेम होगा अलग अलग? अलग अलग होगा। आप लोग के पीसी पे होगा, शफल होता है। हाँ
सर एमसीक्यू शेयर होएगा सर टेस्ट होगा मिड नेक्स्ट वीक, मे बी नेक्स्ट वीक हो जाएगा आपका। सर जनरली पूछेंगे क्या नॉर्मल HTML क्या है, HTML व्हाट स्टैंड फॉर HTML, क्या फुल फॉर्म है, और फॉर्म का इनपुट टाइप क्या होगी है, एट्रीब्यूट किसको बोलते हैं, टैग किसको बोलते हैं। इस तरह के जनरल क्वेश्चन जो होते हैं आपको तो अंदाज हो जाएगा क्वेश्चन आप क्लियर रीड करने का। क्या हुआ टेस्ट का भी मालूम नहीं है, लेकिन मे बी नेक्स्ट वीक हो जाए, ठीक है, देख लेंगे। वीडियो का टैग मैंने आपको W3 स्कूल से बताया था, वीडियो टैग HTML की वीडियो टैग। अगर किसी को मसला था ना क्यों W3 स्कूल से सर्च कर लिया गया, ईजी है। अच्छा, ये मैंने क्यों सर्च किया ताकि इसमें वीडियो की मुझे लिंक मिल जाए। अच्छा, वीडियो टैग लिखने का तरीका क्या है, अभी मैं सब कुछ हटा देता हूँ, ठीक है। मंडे वेडनेसडे हम कोशिश करेंगे हम थ्योरी पढ़ें, फ्राइडे को पूरा दिन प्रैक्टिकल कर लिया करेंगे, साथ साथ भी चलते रहेगी चीज़। मैंने वीडियो का टैग लगाना था कैसे, वीडियो लग गई, SRC इसमें नहीं लगता, इसके अंदर लगता है। SRC की फुल फॉर्म क्या है, सोर्स का टैग लगा देते हैं फिर हम, सोर्स के अंदर SRC। अच्छा, ये मैंने कॉपी वीडियो एड्रेस, ज़रा चेक करते हैं आ गई। अब ये जस्ट इमेज की तरह शो हो रही है, चल नहीं रही, इसके अलावा कंट्रोल नहीं, तो हमने बोला कंट्रोल्स लाओ, कंट्रोल से एट्रीब्यूट लगाया तो इसमें कंट्रोल्स इनेबल हो गए। अब मैं इसमें कुछ भी कर सकता हूँ, पूरी स्क्रीन भी कर सकता हूँ। अच्छा, अगर मुझे इसको शुरू से प्ले करनी हो तो क्या करो, ऑटो प्ले खुद ही हो गई, ऑटो प्ले मैंने नहीं करी थी। अच्छा, ये खत्म हो जाएगी तो मुझे अगर इसको बोलूँ कि भैया रिपीट चलती रहना साइकिल तो लूप, ये बंद हो गई। अब मैं इसको बोलता हूँ लूप, एक चीज़ ये नोट करिए कि लूप और ऑटो प्ले एक साथ नहीं चल रहा, चेक कर लेते हैं। ये जो वाइट वाला भालू ये डेवलपर है और ये तितली डॉलर है। ये आई तितली इसकी बैंक अकाउंट में, और से पूरा टैक्स वही ना मैच कर रहा है ना अभी जो क्या वैल्यू है। अच्छा, ये जो एप्पल गिरा ये क्या था, ये क्लाइंट का फीडबैक था, सही है। इसको कमेंट करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अभी जो आपने ग्रीन कलर हो गया कमेंट हो गया, वो उसका फायदा क्या, वो कैसे होता है? कंट्रोल स्लाइड दबाते हैं तो कमेंट हो जाता है, ये वाला सजेशन उससे ही होता है, कोड मौजूद होता है लेकिन चलता है। और कभी आपको जैसे लिखना, कभी कोई इन्फॉर्मेशन की वीडियो टेक इससे लगा रहा हूँ या ये काम इसका कर रहा हूँ। अक्सर जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये कहा जाता है जो भी कोड लिखो उसको आइडेंटिफाई करना या डिस्क्राइब करना कि क्या लिखना है, सही है, उसलिए भी ये यूज़ होता है। कोड सिक्योर करने के लिए यूज़ करते हैं ना प्रोफेशनल लेवल पे, कोड सिक्योर करने के लिए। अगर कोई और उसकी जब एक्सपेक्ट करेगा जाके तो उसके अंदर कोड के अंदर चेंजेस कुछ का मसला होगा। हाँ बिल्कुल, जब दूसरा डेवलपर यूज़ करेगा कोड आपका तो उसको मालूम तो क्या लिखा है, तो इसलिए डिस्क्राइब कर दिया जाता है। दूसरा देखिए क्या, मैंने फॉर एग्जांपल नोटिफिकेशन लगा दिया एप्लीकेशन, अब मुझे नहीं चाहिए, क्लाइंट ने बोला कि नोटिफिकेशन नहीं मिलते, मैंने उसकी पूरी फंक्शनलिटी कमेंट कर दी कि इन फ्यूचर 1 महीने बाद 2 महीने बाद मुझे दोबारा ऑन करना पड़ेगा, तो मैं यही कोड यूज़ करूँगा, कमेंट ट्राई पड़ा है, वरना कहीं लॉस हो जाएगा। तो मौजूद होता है, चलता है। अच्छा, ऑडियो भी इसी तरह चलती है, उसके लिए क्या टैग है, वही ऑडियो टैग है, उसमें SRC लगा और वो आप प्ले करोगे वो नॉर्मल वॉइस की तरह चलेगा।
सही अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ख़त्म। नाउ यस HTML ख़त्म। इंट्रोड्यूसिंग CSS स्पेशल टैग्स नहीं है, है। स्पेशल टैग्स नहीं है जो फास्ट लोगों के लिए यूज होती है, जैसे डेफ जो होते हैं और जो ब्लाइंड होते हैं उनके लिए जो टैग्स यूज होते हैं, हमारे टैग्स वो हमने शुरू में पढ़े थे। जैसे कि हम आई का टैग था, स्ट्रॉन्ग का टैग था, EM का टैग था, और कौन सा था? बोल्ड था, इटालियन था, इटालिक की जगह EM यूज करते हैं, बोल्ड की जगह स्ट्रॉन्ग यूज करते हैं। हाँ, और भी एक था ना, और एक था इंसर्ट और डिलीट था, हाँ एक S था। सही याद है ना सब कुछ। What CSS does, how CSS works, rules, properties and values. पढ़ लेना इंट्रो जिंदगी का रंग बढ़ जाएगा। अच्छा मैं हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन। अच्छा भाई CSS की फुल फॉर्म आएगी क्विज के अंदर, जैसे HTML की आएगी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, क्विज में अच्छा परफॉर्म कीजिएगा, क्विज में अच्छा परफॉर्म कीजिएगा, ठीक है। अच्छा CSS की फुल फॉर्म क्लास स्टार्टिंग स्टाइल शीट। अच्छा CSS क्यों यूज होती है? नॉर्मल स्टाइलिंग डेकोरेशन के लिए। अच्छा ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके HTML का इतना काम नहीं है, आप एक की के टैग से, एक डिव के टैग से हर काम कर सकते हैं। ऐसा ही आपने एक डिव टैग बनाया, उससे उसको स्टाइल लगा के आपने कुछ भी बना दिया। जैसे कि जितनी भी आर्ट होती है वेबसाइट में सब स्टाइलिंग हो गया, एनिमेशन हो गया। अच्छा CSS स्टाइल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको है ना एनिमेशन दिखा देता हूँ लगा के। एक एनिमेशन मैंने अनस्प्लैश की वेबसाइट खोली ज़रा, ओहो वीडियोस काम आ रही है आप लोग की नहीं आ रही? सही है। असल में मेरा मैक है ना 4K रिकॉर्ड कर लेता है, 4K रिकॉर्ड करके अपलोड करने में बड़ा टाइम लग जाता है। पहले 480p होती है, फिर 720, फिर 1080, फिर जाके वो 4K अलग अलग वर्जन अपलोड करता है। तो पहले मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ। अच्छा मेरी दूसरी क्लास की वीडियोस होती हैं और वैसे भी टाइम नहीं मिला, बेचारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं सर वीडियो आई। अभी तो वैसे ही वहाँ हार्ड चीज़ शुरू हो गई ना, तो और मसला ऐसा है। अच्छा एनिमेशंस, एक एनिमेशन लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं खोल रहा हूँ अनस्प्लैश, यहाँ पे मैं खोलता हूँ, क्या खोलूँ? एक डिप बनाया क्यों? ताकि मल्टीपल टैग्स एक डिप में ब्रैक हो जाए। कोई ख़ास मकसद नहीं है, बस यही मकसद है। IMG SRC हाँ अच्छा आप लोग जैसे ही प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो इसके साथ साथ आप लोग घर में एक्टिविटीज़ करा करें, लाजमी करा करें, बहुत फ़ायदा होता है। बहुत सारी चीज़ों का आपको इल्म नहीं होता लेकिन बहुत फ़र्क पड़ता है आपके माइंड सेट में। मैं अपनी स्कूल लाइफ में जब था ना तो आप मे भी अभी आप लोग नोटिस ना करें लेकिन मेरी थोड़ी सी आदत ऐसी है कि मैं हर चीज़ पर गौर फिक्र करता हूँ, बचपन से ही ऐसी आदत है। तो एक दफ़ा हमारे स्कूल में जो है ना क्या हुआ
क्या बोलते हैं उसको यार, जो एग्जीबिशन नहीं होती, तो टीचर ने बोला एग्जीबिशन है, मेरा ख्याल 5th क्लास की बात होगी, तो अब क्या बनाए तुम, एक दोस्त बोलने लगा मैं आलू से बिजली बनाऊँगा, आलू से बिजली। मैंने कहा ठीक है आलू से बिजली बनाओगे, बोलता नींबू से ही बनाऊँगा। मैंने कहा अच्छा। तो अब मैं सुन ली असेंबली में, उसने बोला ऐसे कान असेंबली में सब खड़े होते हैं, फाड़िग होते हैं, जैसे आप चाय के होटल पे जाओ सबसे फाड़िग इंसान वहीं बैठे होते हैं और सबसे कामयाब भी वहीं होते हैं। सबको मशवरे देंगे यार हुकूमत को ये करना चाहिए, उसको ऐसे करना चाहिए, उसको ऐसे करना चाहिए, और ख़ुद का कोई हाल वाल नहीं होता। तो वो असेंबली में भी बच्चे इसी तरह आलू से बिजली बनाऊँगा। मैं ठीक है भाई। अब क्लास के दौरान भी मैं सोच रहा हूँ आलू से बिजली कैसे बनेगी। मैंने जेब में देखा कुछ पैसे थे 50-60 रुपये, घर गया, इसको घर जाने से पहले जो है ना तार खरीदे, बैटरी खरीदी और आलू खरीदा और बल्ब खरीद के घर पहुँच गया है। तो बैटरी कोई 15 रुपये की आती थी, बल्ब 6 रुपये का आता था उस वक्त। हाँ मतलब अगर आप आज से 7 साल पहले चले जाओ तो डॉलर 145 रुपये था जब हम पढ़ रहे थे। तो अम्मी वही अपने रूम में, मैं अपना कॉमन में जो है ना गर्मी के दिनों में प्लेट में आलू काट के उसके अंदर 2 तार डाल के बैठ गया, बल्ब जला रहा हूँ, जल ही नहीं रहा। फिर मैंने कहा शायद पहले आलू को चार्ज करना पड़ता होगा, तो बैटरी से तार लगाया, आलू में डाला, आलू ग्रीन हो गया। फिर मैंने डाला कि शायद अब कोई जले, हुआ ही। लेकिन आप लोग ये देखें कि मैंने उसकी बात पे यकीन कर लिया। अच्छा अब हुआ नहीं कुछ, मैंने कहा ये तो मेरे पैसे जाया। फिर मैंने यूट्यूब खोली हाउ टू, अब मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ ज़रा। मतलब कुछ ना कुछ है मौजूद, ठीक है। आलू से बिजली बनती है और ये मैंने बनाई है, ये मैंने बनाई, मैं अपने स्कूल में प्रेजेंट किया, मैडम हैरान हुई। उन्होंने आज भी मेरे स्कूल में मेरी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। अच्छा मैंने आलू से बनाई, 4 आलू लिए थे, उससे बल्ब जल रहा था, ऐसा नहीं छोटा सा बल्ब जल रहा था। मैंने मोबाइल भी चार्ज किया था, फिर मैंने नींबुओं से भी करा था। फिर अगले साल एग्जीबिशन में मैडम ने खुद बुलाया, बोला आओ भैया ये जो है ना एग्जीबिशन है। फिर मैंने हाउस बनाया था, हाउस में पंखे लगाए थे। आपने देखा और ठेले वाले जो नहीं होते जैसे पंखियाँ वगैरह मिलती हैं, उसको एक पंखा मिलता है, किसी ने लिया है कभी? हाँ मोटा वाला पंखा बिल्कुल ऐसा ही होता है जो घरों में लगा होता है, ऊपर की चीज़ भी होती है 2 तार, वो मैंने लगा के पूरा हाउस बनाया था, उसमें लाइटिंग बटन सब करा था। फिर अगले साल हुआ, अगले साल मैंने क्या बनाया था, एयर कंडीशन, AC बनाया था। टीचर ने मुझे बोला तुम्हारे लिए बना दो, ऐसा एसी था, वो ठंडी हवा देता था, उसमें एक बटन था, ऑन करो तो अंदर से बिल्कुल ठंडी हवा निकलती थी, जब ठंडी था क्या उसके अंदर जो है ना पंखा लगाया हुआ था, वो पंखा बर्फ पे लगता था। मतलब कभी आप लोगों ने देखा है गोला अंडा खाते हुए फूंक मारो गिलास में तो ठंडी हवा आती है मुँह पे, देखा? वही वाला इसका पंखा लगा दिया था क्या? हाँ तो मैं ये बता रहा हूँ कि इन चीज़ों का बहुत फ़ायदा होता है। मैंने पंखा लगाया उस पर, वो बर्फ की हवा बाहर निकालता था डब्बे से, पूरा AC बन गया था। तो स्कूल ने मुझे स्कॉलरशिप ऑफर हुई थी। हाँ बेसिकली वो जो वर्किंग थी वो बर्फ से हुई थी। उनका एक बस नॉर्मल सा डब्बा था, उसको पंखा लगा हुआ था, वो चलता था, वो हवा मारता था। अच्छा पंखा भी कंप्यूटर फैन था, मैंने कंप्यूटर वाले से खरीदा था। हाँ तो यहाँ अगर आप लोग देखेंगे आपको नज़र भी आ जाएगा। लेकिन उन चीज़ों से मेरा दिमाग ऐसा हो गया था कि अच्छा उस बंदे की बात से पहले मेरा दिमाग ऐसा था ही नहीं। वो मैंने बात सुनी, वो चेंज हो गई, बहुत सारी चीज़ें, सोचने का तरीका ही चेंज हो गया। फिर वो मैं देखता रहता था साइंस के एक्सपेरिमेंट्स कौन से हैं, कभी नींबू डाल दिया सिरके में, कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया। बस मेरी एक अलमारी थी वो भरी रहती थी कचरों से, उसमें मैं पंखे से लेके हर चीज़। फिर ये डेवलपर्स की लाइफ में आ गया माशाल्लाह, यहाँ भी चीज़ें पता चली। अब मेरा यही है कंप्यूटर में ज़िंदगी। ये वो है, ये कंप्यूटर क्या है, आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तो, है ना। ये कंप्यूटर वही है, घर में बैठे बंदा इंजॉय करे, काम करे, अपना मतलब समझ रहा। अभी शायद ने किसी और मकसद से बोला होगा, जो मैंने अभी शेयर पढ़ा, 800 पिक्सल, इसको कर देते हैं 200 पिक्सल।
सही है, अच्छी लग रही है वेबसाइट। 250 240, यस कोई कुछ बोल रहा है? 230 270 280, वो सही किया 230 220 में। लेकिन बार-बार कुछ हो रहा है, आपने टेक्स्ट को लेके एक बार गैलरी बनाने के लिए। अच्छा ये तो मैंने बना ली, अब मैंने बनाई इसलिए थी गैलरी ताकि आपको ना एनिमेशन इफेक्ट्स देता हूँ। एक दो तीन, सर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे अगर हम इमेज का टैग लगाएं, सोर्स का टैग लगाएं और एक लिंक के बाद कॉमा, दूसरी लिंक कॉमा, तीसरी लिंक, ऐसा कर सकते हैं? इमेज के टैग लगाना सोर्स के बाद इक्वल टू के बाद हमें नहीं, कॉमा अलग अलग टैग हुआ। हाँ लेकिन ये चीज़ सोचना भी एक कमाल की बात है। ये चीज़ आपने सोची आप अपना कस्टम टैग बना सकते हैं। जब हम रेट पढ़ेंगे ना, आप कस्टम टैग बना सकते हैं, उसमें ये चीज़ कर सकते हैं कि आप कॉमन के बाद नई नई यूआरएल पास करते जाओ और उस वाले टैग में आप बताओ कि अगर मल्टीपल यूआरएल हो तो उसको डिवाइड करके हर एक इमेज के टैग में तोड़ देना। ये काम मैं ऐसा करता हूँ आज कि अपनी क्लास में जाके डाल दूँगा कि अपना कस्टम टैग बनाओ, एक सिंगल स्ट्रिंग से आप मल्टीपल टेक्स्ट जनरेट करो। सर ये जो आप अपनी CSS में बता रहे हैं, इसका इंट्रो दे रहे हैं, CSS में मतलब जो कहते हैं कि ग्राफिक्स और कलर कॉम्बिनेशन को हम कंट्रोल करते हैं, तो हम वेबसाइट पर ऑन करके करते हैं या हम अपने बैकग्राउंड के कोड पर करते हैं, VS कोड पर करते हैं और उसको एक्सेस सारा VS कोड VS कोड पर करते हैं, तो हमें बार बार डिस्प्ले के लिए अपनी वेबसाइट ओपन करते हैं। हाँ हाँ, अब देखो ना ये बटन है, ये टक करके ओपन हो जाता है, पता नहीं चलता। हम तो फिंगर से ही सब चला रहे होते हैं। आप कौन से कोड करें? कंट्रोल ये कंट्रोल ऐड से टैब चेंज होते हैं, कंट्रोल ऐड टैब से स्क्रीन चेंज हो जाती है। अब देखो मैंने ना चेंज कर दिया ज़रा। अच्छा अब मैं चाह रहा हूँ AOS लाइब्रेरी पे, AOS क्या नाम है? AOS, A फॉर एनिमेशन, O फॉर ऑन, S फॉर स्क्रॉल, AOS। जरा गौर करें, ये हल्का सा हो रहा है, ये टैग नीचे से जंप कर रहा है। हाँ ये कैसे कर रहा है देखो, ऊपर से आता है, ये लेफ्ट से आ रहा है, मेरा राइट को आ रहा है, ये राइट से आ रहा है, बॉटम राइट, बॉटम लेफ्ट, टॉप राइट, हाँ फिलिप ये लाइब्रेरी आप याद रखिएगा, AOS घर पे अच्छी सी गैलरी बना के आप लोगों ने लास्ट असाइनमेंट में लाइब्रेरी बनाई, गैलरी बनाई, ठीक है। लास्ट के बस 5 मिनट सही है, ठीक। अच्छा मेरी टाइम पे तवज्जो नहीं गई, लास्ट 3 मिनट से मैं आपको जो है ना जल्दी से लगा के दिखा देता हूँ कैसे लगता है। इंस्टॉल यूजिंग यार्न, हम ये नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं HTML CSS। हमारे पास है CSS की लिंक और जावास्क्रिप्ट की लिंक। अभी मैंने जावास्क्रिप्ट की लिंक कहाँ कॉपी की थी? सॉरी, अभी मैं आपको जब CSS बताऊंगा तब आपको मालूम हो जाएगा। अभी मैं ये लिंक कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ हेड के टैग में। सर इसकी इस वेबसाइट की जो नाम है AOS, एनिमेट और स्क्रॉल, AOS। लिंक का टैग मैंने हेड में लगाया, स्क्रिप्ट का टैग मैंने बॉडी के बॉटम में लगाया। बस जल्दी से सुन ले, मैं इसको चला के दिखाता हूँ। और ये मैंने इनिशियलाइज कर दी AOS, सिंपल। अब ये वेबसाइट हम चला सकते हैं। अब बताओ कौन सा लगाऊं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। फ्लिप पर मैं फिलिप घूम रहा था। हाँ
ये फिलिप लगाता हूँ, क्या लिखा है डिफ के अंदर डेटा AOS फिलिप लेफ्ट। सही है। अब मैं यहाँ आता हूँ, जितने इमेज में मैंने सबको पकड़ा, सब पे लगा दिया। कैसे किया जी आपको? बताता हूँ, अब देखो जरा। ऑफसेट से होता है, लेकिन इसमें आप मल्टीपल चीज़ें लगा सकते हो ना। अब देखो ज़रा यहाँ, डिज्नी लगाया डिफ जस्ट एग्जाम्पल है। ये फ्लिप हो रहा है, ये वो हो रहा है, ये वो हो रहा है। तो यार लोग क्लियर है लाइब्रेरी कैसे लगाते हैं। ये एनिमेशन हमारी होगी। मेरे को एक बार बता दें आपने स्टार्ट सर्च को कैसे चेंज किया? ये आपने चेंज किया था ना एक कार्ड। मैंने कंट्रोल D से किया था। कोई भी एक चीज़ पकड़ी, जैसे इमेज है, कंट्रोल D जितने जितने दबाते जाऊँगा उतने पिक होते जाएंगे। फिर एक साथ मैं सबको चेंज कर सकता हूँ जितना चाहूँ, जैसे कि मैंने। सही। होपफुली आज की क्लास अच्छी रही होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हमारी CSS की